दोस्तों नमस्कार। आज के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं दीपेंद्र चौबे और आप लोग काफी दिन से वेट कर रहे थे एमबीबीएस इन चाइना के ऊपर मैं पॉडकास्ट बनाऊं। और एमबीबीएस इन चाइना, जो एमबीबीएस में इंडियन बच्चे जाके पढ़ाई करते हैं, क्या 18 नवंबर 2021 के एफएमजीएल गजट के बाद चाइना उस पे कितना खरा उतरता है, और क्या चाइना में लाइसेंस की व्यवस्था है, सेपरेट लाइसेंस की वहां पे सेपरेट इंटर्नशिप की व्यवस्था है कि नहीं, क्या वहाँ फॉरेन नेशनल को लाइसेंस मिलता है, लाइसेंस मिलता है तो क्या बिना एग्जाम मिलता है या एग्जामिनेशन में देने पड़ते हैं, क्या वो लाइसेंस एग्जामिनेशन इंग्लिश में है, चाइनीज में है या किसी और अदर लैंग्वेजेस में है। इसके ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आज के दौर में जिस तरह से मीडिया ने हाइप क्रिएट किया है चाइना को लेके, चाइना इंडिया रिलेशनशिप को लेके, कि चाइना इंडिया के अगेंस्ट है या इंडिया चाइना के अगेंस्ट है, कभी भी वार हो सकते हैं। क्या चाइना के ऐसे दौर में इंडिया के साथ जो ट्रेड अपना चल रहा है वो कितना आगे बढ़ा है और कितना कम हुआ है। क्या ये मीडिया का प्रोपेगेंडा है या हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो चाइना के विरुद्ध, जो एजुकेशन में जो बच्चे अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, जहाँ का एजुकेशन क्वालिटी इतना हाई है, दुनिया के जितने भी डेवलपिंग कंट्री में वो सबसे सबसे ज्यादा ग्रोइंग कंट्री के तौर पे आज के डेट में चाइना है। उसका जीडीपी से लेके सब कुछ इंफ्रा तक आप देख सकते हैं। आने वाले समय में हो सकता है वर्ल्ड पावर अमेरिका के बाद चाइना ही हो, लेकिन अभी जिस तरह से चाइना आगे बढ़ रहा है इस पे हम कह सकते हैं अगला वर्ल्ड पावर वही हो सकता है। तो आज हम जो भी बात करेंगे चाइना एमबीबीएस के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि चाइना एमबीबीएस 2019 के पहले इंडियन बच्चों के लिए सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन हुआ करता था। और चाइना अचानक कोरोना के बाद चाइना में बच्चे जाना क्यों बंद हो गया, वजह क्या हो सकता है, क्या गवर्नमेंट लेवल पे इसमें कुछ हुआ या फिर ऐसी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए जिसके वजह से चाइना में बच्चे कम हो गए, और अचानक फिर बच्चे 2023 से चाइना के रुख क्यों करने लगे, और हर बच्चा का ड्रीम डेस्टिनेशन चाइना 2023 के बाद क्यों बनना शुरू हुआ। इस पे हम लोग बातचीत करेंगे आज डिटेल्स में इस पॉडकास्ट में। आपको बता दूं कि आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं वो इंजीनियर कविंद्र यादव हैं, और ये तकरीबन इनका 22 साल का अनुभव है एमबीबीएस इन चाइना और अदर कोर्सेज में। और तकरीबन अभी तक इन्होंने 3000 प्लस स्टूडेंट को चाइना में एडमिशन में हेल्प किया है, उनको टाइम टू टाइम मदद किया है। वो चाहे इंटर्नशिप की मदद हो, एडमिशन में प्रॉब्लम हो, या उनके एकोमोडेशन में हो, या किसी तरह बच्चे की तबीयत खराब हो जाती हो उसमें हो, हर पल ये 24 आवर्स उनके साथ रहे हैं और साथ देने की कोशिश किए हैं। सकबर ये कोशिश की है कि चाइना में जितने भी बच्चे इनके थ्रू आए उनको कोई तकलीफ ना हो किसी भी समय, चाहे एयरपोर्ट से आने में, हॉस्टल शिफ्ट करने में, या लैंग्वेज में, या उनकी फीस जमा करने में, या उनके जो भी एसोसिएट हो उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इनका परिचय मैं आपसे करा दे। इंजीनियर कविंद्र यादव है, इनका अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है ये चाइना बेस्ड भी है, दुबई बेस्ड भी है और इंडिया बेस्ड भी है। चाइना में जो इनका कंपनी का नाम है नानसांग साइनोनिप एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, दुबई में जो इनकी कंपनी है, और इंडिया में नेपाल काठमांडू में जो इनकी कंपनी है उसका नाम है आइडियल सर्विस एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये दुबई में ही बैठते हैं, इंडिया भी टाइम टू टाइम आते रहते हैं। नेपाल के काठमांडू विराटनगर में इनके अपने ऑफिस हैं जो प्रमोट करते हैं चाइना को। चाइना के सिर्फ मेडिकल एजुकेशन को ही नहीं, तकरीबन आप इंजीनियरिंग, बीबीए, बीकॉम, एलएलबी, फैशन टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, लॉ, कोई भी कोर्सेज अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो चाइना गवर्नमेंट की जो भी स्कॉलरशिप स्कीम है वो सारे बच्चों के बीच में ये अवेयरनेस लाते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और कोशिश करते हैं सकबर उन हर बच्चों के पास शिक्षा पहुंच पाए जो फाइनेंशियली कमजोर हैं या आर्थिक तौर पे मजबूत नहीं है लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं, तो हर पल मदद करते हैं। काफी अच्छे ये एक्टिविस्ट भी रहे हैं, काफी सोशल वर्कर भी रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे चाइना एमबीबीएस के ऊपर, क्या एफएमजीएल फुलफिल करता है या नहीं करता है। तो मैं अपने गेस्ट को स्वागत करता हूं। कविंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ, नमस्कार। सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे अजीम दोस्त दीपेंद्र चौबे जी का। ये मेरे आज के नहीं बहुत साल पुराने मित्र हैं और हम लोग बहुत अच्छे संबंध इतने सालों से बरकरार है हम लोगों का। हम लोग ये काम से ही नहीं अपने व्यक्तिगत तौर पे भी बहुत अच्छे मित्र रहे हुए हैं। और मैं ये चाइना एडमिशन्स का काम बोलिए, बच्चों को पढ़ाई लिखाई का राह दिखाने का काम, मैं ये लगभग अभी 20-22 साल से इसको मैं कर रहा हूँ। और कोई भी स्टूडेंट को कोई भी तरह का प्रॉब्लम आता था चाइना में तो उसमें मुझसे जितना बन पाया मैंने हेल्प करने का कोशिश किया।
और मैं चाइना में ही रहता था ज़्यादातर कोरोना से पहले तक। अभी फ़िलहाल मैं जो है इधर ज़्यादा दुबई में रहना शुरू किया हूँ, क्योंकि बीच में कोविड के टाइम में काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस आ गई थी चाइना में। और चाइना का जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी था वो काफ़ी ही स्ट्रिक्ट था। तो उस टाइम में हमारे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे थे वहाँ पे मेडिकल लगायत और भी सब्जेक्ट्स के, तो वो लोग अपने घरों से ही इंडिया में रह के, या जो अन्य देश के बच्चे थे वो लोग अपने अपने कंट्री से अपना अपना ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे थे। हाँ, उस टाइम में ये ज़रूर था कि उनको ये कौतूहलता थी कि कब हम लोगों को वापस बुलाया जाएगा, कब बुलाया जाएगा। पर अब वहाँ का सरकार का अपना था सोच कि जीरो कोविड पॉलिसी को नहीं, किस तरह कभी से। मैं इस पे आपसे जी सवाल पूछूं, मेरा पहला सवाल, वो एफएमजीएल पे आएंगे, जी एडवाइजरी जी पे जी आएंगे, आप जी बोल रहे हैं कि वहाँ पे गवर्नमेंट का अपना रूल भी है फॉरेनर्स जी के लिए, जी। लाइसेंस के लिए। लेकिन इसके पहले एक बात, जो नए बच्चे हैं हाँ जी जो अभी +2 दे रहे हैं, या जी पेरेंट्स ये सर्च कर रहे हैं कि भाई उनके बजट में इंडिया के एमबीबीएस नहीं है, जी। कोई ऐसा कंट्री हो, बेहतर कंट्री, जहाँ पे हमारा बच्चा जाए, सेफ रहे हाँ हाँ और वहाँ से अच्छा एजुकेशन लेके आए और उनके पॉकेट भी अलाउ करे उस एजुकेशन के जी लिए। चाइना उसमें से एक था, जी तो इसलिए एक था, और एक है कि नहीं है वो तो आप बताएंगे। जी जी जी। कोविड से पहले चाइना इंडियन बच्चों का इतना बड़ा डेस्टिनेशन था, हाँ और तकरीबन मेरे ख्याल से 2000 प्लस बच्चे एवरी ईयर चाइना के जो भी 45 लिस्टेड कॉलेजेस थे, जी ये 45 लिस्टेड कॉलेज क्या है, इस पे भी हम लोग बातचीत करेंगे। जी हाँ जी अभी हम लोग सिर्फ 45 लिस्टेड की बात कर रहे हैं। इतना सारे सीट्स फुल हो जाते थे। अचानक कोविड के बाद 2023 से पहले तक चाइना में एडमिशन का जो रेशियो था काफी लो हो गया। इसके पीछे वजह क्या था? देखिए, चाइना जो वहाँ के सरकार थे वो कोरोना के टाइम में, क्योंकि वो जीरो कोविड पॉलिसी अपनाए हुए थे, तो उस टाइम में अभी तक भी अभी इंडिया चाइना का फ्लाइट्स, अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्यों नहीं खुला हुआ है, पर चाइना ने अपने द्वार तो विदेशियों को आने के लिए अब खोल दिया है। लगभग 2 साल हो गया है, पर फ्लाइट्स अभी भी इंडिया चाइना के बीच में ऑपरेशनल नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स या बिजनेसमैन चाइना जा रहे हैं तो वाया कहीं से जा रहे हैं, वाया काठमांडू, वाया हांगकांग या वाया अदर कंट्री के थ्रू ही जा रहे हैं। डायरेक्ट फ्लाइट अभी तक ऑपरेशनल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये सब सारे जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स है या जो भी है, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है कि मैं उसका विज्ञ नहीं हूँ कि क्यों खुला नहीं है, वो जल्दी से जल्दी खुल जाए, ताकि हमारे बिजनेसमैन जो है, इंडिया के बिजनेसमैन वहाँ जा पाए, चाइनीज़ बिजनेसमैन, टूरिस्ट एक दूसरे, जो बहुत पुराने ज़माने से इंडिया चाइना का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रहा है। कई चाइनीज़ ट्रैवलर इंडिया आए हुए थे, इंडिया से बुद्धिज़्म को चाइना ले जाने वाले भी थे। तो उस ज़माने से हम लोग का रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा है, और उम्मीद करता हूँ कि ये आगे भी ऐसा ही रहेगा। दो नहीं, देश आपने चाहे कहा नहीं कि चाहे। बुद्धिज्म के जी समय से जी। चाइना और भारत का रिलेशन है, जब अच्छा बुद्ध के है। समय से, बुद्ध दर्शन का, बुद्ध जी, जब फैलाया जा रहा था। सिल्क रूट का भी था उस टाइम बिल्कुल। में भी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि भारत और चाइना का संबंध बहुत अच्छा नहीं है, और उसमें अच्छा नहीं है, पता नहीं लोग ये कहाँ से, या तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लिए हैं, या फिर गोदी मीडिया मीडिया से ले सकते हैं सारी, क्योंकि उसी पे ये जी जी सारे जी कंटेंट अवेलेबल है। तो गलवान को लेके, अरुणाचल को लेके कई ऐसे समस्याएं हैं, बॉर्डर को जी लेके। जी जी। तो क्या सच में चाइना और भारत का रिलेशन इतना खराब हो चुका है कि इंडियन बच्चे चाइना में जाके पढ़ाई करने से डर रहे हैं, या पेरेंट्स अपने बच्चों को चाइना भेजने से डर रहे हैं? अब रिलेशंस, दोनों देश का पॉलिटिकल सिचुएशन तो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं एक राजनीति, यहाँ का राजनीति और चाइना का राजनीति का विज्ञ भी नहीं हूँ। मैं एक एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइडर आदमी हूँ और एक समाज सेवक हूँ। 2 चीज़ मेरा है। अब बाकी आप को अगर देखिएगा कि क्यों नहीं जा रहे हैं, तो उसका मेन वजह था कि लोग धीरे धीरे कोरोना, क्योंकि वहाँ से ये था उत्पत्ति, एक मानना है कि वुहान से कोरोना का उत्पत्ति हुआ था, तो चाइना को लोग अवॉइड कर रहे थे उस टाइम में। अभी तो अब वहाँ भी कोरोना नहीं है, कहीं भी नहीं है, विश्व कोरोना से लगभग सेफ ही जैसा है। तो अब ऐसा सच कुछ प्रॉब्लम है नहीं चाइना में जाने में आने में। अब फ्लाइट्स भी अगर खुल जाए तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। गलवान का क्या था, ये तो अब भारत सरकार और चीनी सरकार ही जानते होंगे कि किसका गलती था, कि क्या, कि मिसअंडरस्टैंडिंग था, कहाँ तक किनका बॉर्डर है, वो तो विज्ञ लोग उस चीज़ को सॉल्व करेंगे। ये हम लोग का उतना क्या ये ये जो नहीं है। जी बॉर्डर का जो भी ये लड़ाई है, या जी जो जी भी जी। अपना इश्यूज है, हम्म तो क्या ये इशू इतना बड़ा है कि भारत से जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, हम्म। या भारत से जो लोग बिजनेस वहां कर रहे हैं, उनके ऊपर असर डालता है क्या? चूंकि आप नहीं वहां पर रहते हैं, करीब से उन लोगों को जी जी जी। देखते हैं। मतलब देखिए, अगर असर डालता होता
तो जैसे हमारे स्टूडेंट अभी भी बहुत है वहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हैं, नए भी जा रहे हैं, तो उन लोग को वहाँ के लोग भेदभाव करते या हेट करते, मतलब उनसे प्रेम से बात नहीं करता, ऐसा तो नहीं है। या सरकारी अधिकारी जो है वहाँ के, जैसे जो जहाँ से वीज़ा लेना पड़ता है, वीज़ा रिन्यू कराना पड़ता है, एक जो वहाँ पे जो डिपार्टमेंट है, वो लोग हम लोगों के स्टूडेंट के साथ मिसबिहेव करता है। ऐसा आज तक कोई घटना नहीं हुआ है। जहाँ तक स्टूडेंट को जिस तरीके से मदद करना चाहिए वो मदद कर रहे हैं। आज के डेट में आपको चाइना सरकार मतलब लाखों स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं अन्य कोर्स में, मेडिकल को छोड़ के, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट में, और एग्रीकल्चर में, वेटनरी साइंस में, हर चीज़ में, मेडिसिन को छोड़ के फुल स्कॉलरशिप है, ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप है, इसके पीछे हॉस्टल क्या वजह हो सकता है? मेडिसिन में क्यों, जबकि इंडिया से जो मैक्सिमम बच्चे जाते हैं, जी क्या मेडिसिन यूजी में स्कॉलरशिप नहीं, या पीजी में भी नहीं है? पीजी में स्कॉलरशिप ओके, है, पीजी में फुल स्कॉलरशिप एमडी, है, एमएस, एमडीएस में जी स्कॉलरशिप है, और एमबीबीएस वाले जो प्रोग्राम ओनली एमबीबीएस में नहीं है। ऐसा क्या इतने स्कॉलरशिप दे रही है गवर्नमेंट तमाम स्कॉलरशिप है, उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ स्कॉलरशिप दिए हैं। जैसे स्टार्टिंग में कुछ यूनिवर्सिटीज को गवर्नमेंट फंडिंग कर रहा है कि फर्स्ट ईयर के फीस में स्कॉलरशिप इतना अमाउंट पर बच्चे दे दो करके, उस तरह से वो भी है। कई यूनिवर्सिटी को जो फंड आती है उस हिसाब से जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाता है उसको वो लोग फॉलो करते हैं। यूनिवर्सिटी अपने मन से डिसाइड नहीं कर सकता है। वहाँ पे इस टॉपिक को लेके गवर्नमेंट इतना फंड भेजता है कॉलेज को, तो उस हिसाब से वो लोग अपना स्कॉलरशिप डिसाइड करते हैं कि वो सारा चीज़ पहले से उनको ऑर्डर मिला रहता है कि इस चीज़ के लिए इतना आपको देना है, इतना देना है। वो सब कॉलेज के जो हायर स्टाफ्स हैं उनके साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हायर टीम जो बैठ के अपना डिसाइड किए रहते हैं कि इस फील्ड के लिए इतना अलॉट कीजिए, इस फील्ड के लिए इतना अलॉट कीजिए। तो उसमें इंडियन स्टूडेंट्स को भी वेलकम्ड है। अगर इंडिया चाइना का रिलेशन खराब होता तो उतने लाखों करोड़ों अरबों जो युवान जो स्कॉलरशिप में आज के डेट में दुनिया में कोई भी कंट्री का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी बच्चे जाके उसको अवेल कर सकते हैं। कंडीशंस फुलफिल, मार्क्स जो है, इंटरव्यू है, कहीं किसी में आईएलटीएस रिक्वायर्ड है और डुओलिंगो रिक्वायर्ड है, या कोई अगर चाइनीज मीडियम का सब्जेक्ट है तो चाइनीज लैंग्वेज में सर्टेन लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड है। अगर नहीं है तो उसको सर्टेन लेवल ऑफ चाइनीज वहीं जाके पढ़ने का भी वो भी स्कॉलरशिप का व्यवस्था है। तो रिलेशन इस कदर भी नहीं बिगड़ा है जिस कदर में सुनने में आता है। लोग मुझे बताते हैं, मुझे तो रिलेशनशिप ठीक ही लगता है। मतलब ये एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है और ऐसे लोग जो एक अलग जोन में सोचते हैं, चीजों को आप करीब से देखिए। मुझे भी नहीं लगता है कि अगर चाइनीज यहाँ आएंगे तो कोई इंडियन उसके साथ मिसबिहेव करेंगे, मुझे नहीं लगता है। इतने बच्चे, हजारों हजार बच्चे चाइना में पढ़ने गए या पढ़ के आए भी हैं जी, या चाइना के लोग भी अगर यहाँ आते होंगे तो मुझे नहीं लगता कोई टूरिस्ट के साथ कोई मिसबिहेव करेगा। इतना भी खराब कुछ रिलेशनशिप नहीं हुआ है। ये एक मैन मेड ऐसा मतलब काल्पनिक चीज टाइप का लगता है। गलवान में भी ऐसा कुछ पता नहीं क्या घटा था एग्जैक्टली, वो तो अब जो जवानों को ही पता होगा। हम लोग देख सकते हैं अगर रिलेशन खराब रहता तो 62 में भी वार हुआ था जी। तो भाई 62 से अभी तक बच्चे तो पढ़ने जा ही रहे थे, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। इतने बिजनेसमैन वहाँ सेटल्ड है आपको चाइना में। उसके बाद आईटी फील्ड का इंडियन कितने हो सकते हैं? बहुत है। आप किस फील्ड में? एक तो स्टूडेंट है जो वहाँ पढ़ाई करने जाते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारे बिजनेसमैन आपको ग्वांजो में, ईवू में, शेंजन में, फिर उसके बाद ये शहर है वेंजो में बहुत सारे इंजीनियर्स को मैं मिला हूँ जो वहाँ पे फैमिली के साथ सेटल्ड है, फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, अच्छा सैलरी है उनका। आपको डालियान नाम का एक शहर है, वहाँ पे बहुत इंडियन लोग वहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब करते हैं, अच्छा खासा सैलरी विड्रॉ करते हैं, बहुत बढ़िया से रहते हैं, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है किसी से। तो चलिए अब हम लोग बातचीत शुरू करते हैं कि एमबीबीएस इन चाइना जी। तो पहला सवाल आपसे कि जो भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो एमबीबीएस की पढ़ाई करना चाहते हैं विदेशों से, चाइना क्यों चूज करें? चाइना उनकी पसंद क्यों हो? अब देखिए कई रीजन है। एक रीजन अगर एफएमजीएल को लेते हैं जो नया आपको गाइडलाइंस बना है 2021 के बाद जो एफएमजीएल आया, उसको जी फॉरेन मेडिकल एजुकेशन को इंडिया में स्टैंडर्डाइज करने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने जो गाइडलाइंस लाया कि अब मतलब भेड़ चाल ना हो, जो भी जाए एक मतलब सर्टेन एक क्वालिफाइड जगह में जाए, डिग्निफाइड इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करे और जाने से पहले ये क्राइटेरिया मीट करके जाए। जैसे नीट का एग्जाम है उसको पास करके जाए, एक सर्टेन लेवल ऑफ +2 में जो है 12th स्टैंडर्ड में मार्क्स लाके जाए, ये सब सारा चीज, ताकि वो बाद में आके स्टूडेंट को उतना कष्ट यहाँ पे
झेलना ना पड़े, जो FMGL लाइसेंसिंग एग्जाम होता है इंडिया में फॉरेन से MBBS पढ़ने के बाद, उसको क्लियर करने में थोड़ा सा ठीक रहे। और कई सारे मतलब जो मशरूम्स के तरह जो बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री में बहुत सारे जो मेडिकल कॉलेज एक एक छोटे छोटे घर में जो बने हुए थे, इन सबको भी शायद वो एड्रेस करना चाह रहा है शायद वो लॉ। मैं एग्जैक्ट पूरा लॉ का विज्ञ भी नहीं हूँ उस चीज का, आप लॉयर हैं, आप बेहतर जानते होंगे। तो उस हिसाब से अगर FMGL का गाइडलाइंस को एक हिसाब से आप देखेंगे तो रूल नंबर 1 से लेके सारा जो है, एक सबसे पहला कंडीशन जो आता है कि 6 साल का MBBS होना चाहिए, उसमें 5 साल का पढ़ाई होनी चाहिए, उसके बाद 1 साल का कंपलसरी रोटेटरी इंटर्नशिप होना चाहिए। दूसरा नंबर में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होनी चाहिए, वो कि चाइना में जो 45 कॉलेजेस हैं जो चीनी सरकार हर साल उसका लिस्ट जारी करते हैं, नंबर ऑफ सीट्स भी एलोकेट करते हैं, इसमें 60 सीट, इसमें 20 सीट, इसमें 100 सीट, इस तरह से साइड में लिखा रहता है। आप देख सकते हैं ये लिस्ट आपको 2007 से इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कि यहाँ के भी अपने जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के टीम जाके चाइना में 2006 या 7 के आसपास में गए थे। 2007 में लिस्ट आई थी, 6 से ही यहाँ का होमवर्क जारी था। चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ वो लोग अपना कई चरण में मीटिंग करके अपना बहुत सारे टॉप यूनिवर्सिटीज विजिट करके लास्ट में वो दोनों का साथ होके ये लोग अपना एक लिस्ट बनाए थे कि इतना लिस्ट है, ये कॉलेज है, ये उस लिस्ट में आने का क्राइटेरिया भी बनाता है कि कम से कम उस यूनिवर्सिटी में मेडिकल सब्जेक्ट्स में, क्लिनिकल मेडिसिन के कई सारे सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री पढ़ाई होनी चाहिए, उसके पास जो है इस लेवल का मतलब AAA ग्रेड का हॉस्पिटल होनी चाहिए। ये सब वो लोग बनाए थे उस टाइम में। तो उसी हिसाब से उस टाइम में आपको 26 मेडिकल कॉलेज को लिस्ट में लाया गया था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे और मेडिकल कॉलेज और भी उसमें क्राइटेरिया था कि ऐसे कॉलेज को ही लाना है लिस्ट में जिसके पास इंग्लिश में बोलने वाले फैकल्टी हो। ऐसा नहीं कि वो फॉरेन फैकल्टी लाके उसको पढ़ाना पड़े, उस तरह से नहीं कि उसका अपना खुद का इंग्लिश जिसका अच्छा हो बोलना, उस तरह का फैकल्टी उसके पास हो। तो ये सब और भी बहुत सारा क्राइटेरिया मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, आप बोलिएगा तो मैं वो सारा क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया, मैं कई डीनों से वहाँ पे चाइना में हमेशा मुलाकात होती है। तो एक हेबे मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो डीन थे इससे पहले वाला, अभी तो एक मैडम है, इससे पहले एक सर थे जिनका पढ़ाई आपको मास्टर डिग्री PhD वगैरह उधर जापान से हुआ था। और बहुत साल वो जापान में भी एज ए प्रोफेसर जॉब किए थे, तो उस टाइम में वो थे, तो मुझे बताए थे। वो भी जो इंस्पेक्शन का टीम का एक हिस्सा है। वो चाइना का हर साल एक टीम है विज्ञ का, डॉक्टर्स का, जो टॉप लेवल के वो लोग हैं। तो वो लोग जाके कॉलेजों में जाके विजिट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। तो वो लोग कौन सा पैरामीटर पे चेक करते हैं, तो उसका उन लोग का वो टिक मार्क वाला है। अच्छा, तो वो मुझे बताए उस पैरामीटर में जो भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज फुलफिल करती है उसको लिस्ट में डालते हैं और सीट भी उसी हिसाब से एलोकेट करते हैं। इनटेक मतलब कि एक कॉलेज एक साल में इतना फॉरेन MBBS इन इंग्लिश मीडियम के लिए फॉरेन ये स्टूडेंट्स का इतना सीट है, इतना सीट है, इतना सीट है करके लिखा रहता है। वो भी उस कॉलेज का कैपेसिटी के हिसाब से वो लोग लिखते हैं। तो ये मिनिमम जो सीट्स है, ये सिर्फ इंडिया के लिए तो होता नहीं है, ये तो पूरी फॉरेन कंट्रीज के लिए होता है। तो मैक्सिमम चाइना के कॉलेज में जो 45 जो लिस्टेड कॉलेजेस है, तो मैक्सिमम सीट्स कितने हो सकते हैं? मिनिमम, अच्छा मैक्सिमम 100 अभी 100 है। और मिनिमम कितने हो सकते हैं? हो सकते हैं नहीं, अभी दिया गया है आपको 20। मिनिमम 20 है और मैक्सिमम अभी 100 दिया है। कभी कभी वो बढ़ भी जाता है, लेकिन 100 के आसपास अभी 100 है, कभी कभी 180 भी था। तो उस कॉलेज को अभी घटा के जिसका 180 था कभी। तो इसके पीछे क्या चाइना गवर्नमेंट का क्या मतलब इंटेंशन क्या रहा कि क्या क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर फोकस करना था प्योरली, कि जो भी फॉरेन के बच्चे आए हम क्वालिटी एजुकेशन दें, क्वालिटी डॉक्टर प्रोड्यूस करे समाज में, क्वांटिटी की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसलिए अगर 30 उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला कंट्री, इतने अच्छे कॉलेजेस, जो मेरे ख्याल से चाइना के बहुत सारे कॉलेजेस अंडर 100 वर्ल्ड रैंक में अंडर 100 आते हैं, अंडर 100 आते हैं। वैसे कॉलेजों में अगर फॉरेन नेशनल के लिए 100 का मैक्सिमम 100 का इंटेक तय करती है गवर्नमेंट और मिनिमम 20 का इंटेक तय करती है, डेफिनेटली क्वालिटी पे तो बात हो ही रही है। क्वालिटी से चाइना गवर्नमेंट
कंप्रोमाइज नहीं करने जा अपना रही है। नाम को नहीं हंसाना ओके। चाहते हैं। अब इससे जुड़े हुए सवाल करो। जी आप मेडिकल के फील्ड में या एजुकेशन के फील्ड में 22-23 सालों से हैं। जी हाँ बाय प्रोफेशन आप एक बहुत बड़े इंडिया के बहुत बड़े रेपुटेड इंस्टीट्यूशन से, आप एनआईटी से आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। जी और इस सिलसिले में तकरीबन मुझे जहां तक पता है आपने जर्मनी को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश किया, जॉर्जिया भी किया, किर्गिस्तान भी किया, काजाकिस्तान भी किया, उज्बेकिस्तान भी किया, आपने रशिया भी किया। आप दुबई के भी मेडिकल एजुकेशन को बहुत करीब से एक्सप्लोर किए हैं। यूरोपियन यूनियन में आप ग्रीक में भी गए हैं, स्पेन में भी गए हैं, और भी बहुत सारे कंट्री में आप जो गए। आप इस सब कुछ को देखते हुए जब आप ये पूरी दुनिया को एक मेडिकल एजुकेशन के डेस्टिनेशन के तौर पे जब आप तलाश रहे थे, तो किस कंट्री के मेडिकल एजुकेशन में आपको क्या खामियां देखी? खास करके मैं उस कंटेक्स्ट में बात करना चाहता हूँ जहां पे इंडियन बच्चे जाके पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, एफएमजीएल गाइडलाइंस के बाद आपको वहीं जाना है जहां इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होगी। ओके। यूरोप में आप मैक्सिमम कंट्रीज में जाइए, वो उनका अपना लोकल लैंग्वेज है, जैसे ग्रीस पूरी यूरोपियन कंट्री में जी जैसे ये उसको छोड़ दीजिए, यूके, यूनाइटेड किंगडम, वो आजकल वो ब्रेक्सिट के बाद अलग चले गए, तो वहाँ वैसे भी बहुत टफ है, एडमिशन का टेस्ट होता है, वो एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके बाद एडमिशन होगी, फिर उसके बाद फीस भी बहुत महंगा है। इंडियन स्कूल जो मेडिकल स्कूल्स है उससे लगभग डबल ट्रिपल फीस है उसका, तो वो बियॉन्ड अफोर्डेबिलिटी है, कुछ ही लोगों का अफोर्डेबिलिटी के अंदर। तो वो इन जनरल हम लोग के जो जिसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली, वो उसमें नहीं आते हैं। अब रही बात बाकी देशों की, जर्मनी, स्पेन वगैरह वगैरह, मैक्सिमम कॉलेज में उनका अपना, पोर्चुगल वगैरह में उनका अपना लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ाई होता है, जो कि एफएमजीएल गाइडलाइंस के हिसाब से मीट नहीं करता है, तो वो उसका तो बात हम लोग नहीं मतलब इस हिसाब से करना। उसके बाद आपको रह गया रशिया, तो रशिया सोवियत यूनियन एक ग्रेट कंट्री हुआ करता था उस टाइम में। उसके बाद वो टूटने के बाद कई देशों में, उसके बाद भी रशिया बहुत बड़ा देश है, वहाँ हमारे बच्चे बहुत सारे जाते हैं, वो भी एक डेस्टिनेशन है जाने के लिए। उसके बाद आपको चाइना, डेवलपमेंट वाइज जब मैं ये सारे कंट्रीज घूमा, तो चाइना मुझे सबसे ज्यादा डेवलप्ड लगता है। जैसे जर्मनी का बर्लिन में मैं लगभग पिछले महीने था, तो मुझे उतना डेवलप नहीं लगा जितना, मतलब ये तो अब पब्लिक डेवलपमेंट, आप किस शहर की डेवलपमेंट बात कर रही हैं? शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आप कर रहे हैं, या फिर एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है, या इंफ्रास्ट्रक्चर? एजुकेशन तो ऑब्वियसली यूरोप में बेटर ही होता होगा, क्योंकि सबसे पहले मेरे ख्याल से बहुत सारा कॉन्सेप्ट वहीं से स्टार्ट हुआ है। हम लोग उसके पास फॉलोअर्स है, मतलब बुक्स भी वहीं से, रिसर्च वहीं से होती है, हम लोग उसको फॉलो कर दें, उनके लिखे हुए बुक्स को हम लोग अपने लैंग्वेज में, इंग्लिश वगैरह में ट्रांसलेट करके उसको फॉलो करते हैं। पूरे यूएस वगैरह में सबसे ज्यादा रिसर्च पे खर्च होती है। अभी चाइना भी बहुत खर्च कर रहा है, पर उसका जो मेन लिमिटेशन है बाहर में ज्यादा पॉम्प एंड शो में नहीं आने का, वो एक उनका लैंग्वेज का रेस्ट्रिक्शन है, जिसको वो लोग नहीं छोड़ते हैं। जापान, चाइना, कोरिया, अब जानते हैं कि ये देश सब बहुत डेवलप्ड होने के बाद भी अपना लैंग्वेज को लोग बचा के रखे हैं, उसको समझते हैं कि मेरे ही लैंग्वेज दी ग्रेट है करके। ये बचाने भी चाहिए। ये अगर दुनिया का इतिहास पढ़िए तो अपनी लैंग्वेज को बनाने में, जो भाषा जो बोलता है उसको कई हजार सालों लग जाते हैं उस भाषा को बनाने में। तो कोई भी अगर अपनी लैंग्वेज और कल्चर से प्यार करता है तो बहुत अच्छी बात है जी। जो इंडिया में भी तमिल अपनी भाषा को करते हैं, बंगाल में बंगाली अपने करते हैं, हम लोग भोजपुरी हिंदी को करते हैं। हर स्टेट के अपना मदर टंग को कोई अगर प्यार करता है और उससे जुड़ा हुआ है तो ये अच्छी बात है। दुनिया में मैक्सिमम कंट्रीज में वो अपने मदर टंग में ही काम होता है, चाहे फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, या डेनमार्क हो, नॉर्वे हो, फिनलैंड हो, चाइना हो, जर्मनी हो, जर्मनी भी ठीक है। ये अच्छी चीज है। यूरोप में कहीं कहीं अभी शुरू हुआ है इंग्लिश मीडियम में, जर्मनी में, पोलैंड वगैरह में इंग्लिश मीडियम भी है, हंगरी में है। आपको अभी नया नया जो शेंजन जोन में आया है कंट्रीज, रोमानिया आया है, वहां भी कुछ है इंग्लिश मीडियम वाले, बुल्गारिया में भी है इंग्लिश मीडियम है। चाइना में भी अगर वो अपने लैंग्वेज बैरियर रखे हुए हैं उसको उससे ऊपर नहीं, लेकिन वहां पे इंग्लिश मीडियम तो शुरू किए ही ना। उनके प्रोफेसर इंग्लिश में तो पढ़ा ही रहे ना, तभी तो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम चल रहे हैं वहां पे। वो चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे एरोस्पेस हो, चाहे ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट हो, या एमबीए हो, या एमबीबीएस हो, चाहे एमडीएमएस हो, उनके पास फैकल्टी है तभी तो पढ़ा रहे हैं। जी वो इंग्लिश में ट्रेंड कराने के लिए अपने फैकल्टीज के ऊपर में बहुत खर्च किए थे। अच्छा, मतलब लाखों लाख खर्च करके आपको यूएस भेज के उनको सालों साल रख ये क्या, जब फॉरेन स्टूडेंट वहां पहुंचना शुरू हुआ उसके बाद ट्रेंड करना शुरू हुआ, उसके पहले से ट्रेंड करके रखे थे? पहले से तो मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं जाना ही 2002 या 4 में आप पहली बार जाना शुरू किया हूँ।
तो हो सकता है उससे पहले से वो लोग कर रहा हो, पर जब से मैं मतलब उनका जो यूनिवर्सिटीज का टॉप लेवल का जो प्रोफेसर्स लोग या डीन लेवल के या प्रेसिडेंट लेवल के जो लोग होते थे, उन सबसे जो मुलाकात होता था, उन लोगों के साथ क्लोज होते गया, तो वो बताते थे कि मैं इतने सालों के लिए ये कंट्री भेजा गया था, इस इंस्टीट्यूशन में जाके मैं इंग्लिश का ट्रेनिंग लिया था। वो लोग बड़े बड़े डॉक्टर थे अपने कंट्री के, फिर भी उन लोगों को भेज 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, कहीं 2 साल के लिए अलग अलग देश में उनको सरकार भेज के सारा खर्च गवर्नमेंट अपना बियर करके उनको इंग्लिश ट्रेन कराने के लिए आउट, मतलब बाकी का दुनिया कैसा है उनको पता चले, ये सब समझने के लिए उनको भेजते थे गवर्नमेंट। तो इस हिसाब से उन लोगों को इंग्लिश, अभी पहले जब ये इंग्लिश मीडियम का प्रोग्राम MBBS इन इंग्लिश मीडियम इन 45 लिस्टेड यूनिवर्सिटीज जब से हम लोग सुन रहे 2007 से, उस टाइम में वहाँ के प्रोफेसर्स का इंग्लिश इतना अच्छा नहीं था, ठीक था, किसी का था किसी का नहीं था। अभी लगभग जब इतने सारे साल बीत गए तो उसके बाद अभी लगभग बहुत जगह बहुत बढ़िया इंग्लिश वो लोग बोल लेते हैं, उतना दिक्कत नहीं आती है। अच्छा जी, अब ये तो इंग्लिश की बात हो गई, और आपने CIS कंट्री में रशिया का जिक्र किया, आप जॉर्जिया भी गए थे, आप किर्गिस्तान भी गए थे, काजाकिस्तान भी गए थे, उसमें वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में आप क्या देखें? वहाँ बहुत बच्चे जा रहे हैं पढ़ाई करने मेडिकल के, चूंकि आप वहाँ गए हैं, करीब से कई मेडिकल इंस्टीट्यूशन को विजिट किया है आपने, और विजिट वो वाला विजिट नहीं कि हम गए और बोर्ड के सामने फोटो खिंचा के आ गए और यूट्यूब में लगा दें, क्योंकि आज की डेट में महाराजा महारानी और तोता पुराण जो कंसल्टेंट हैं यही काम करते हैं, और उस फोटो को ही पूरा जगह दिखाएंगे, चाहे 4-5 बच्चों को लेके जो सवाल पूछते हैं, इंडियन खाना कैसा है, रोटी मिलता है कि नहीं, और तुम्हारा FMG का कोचिंग चलता है कि नहीं। तो इसके अलावा आप जब गए होंगे तो आप बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश किए होंगे, तो जॉर्जिया से शुरू करते हैं कि जॉर्जिया में जाए, क्योंकि जॉर्जिया भी बहुत अच्छा खासा बच्चे, अच्छे खासे बच्चे नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत अच्छा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत। तो क्या जॉर्जिया में मेडिकल एजुकेशन, चूंकि आपने तो कम से कम 6-7 महीना वहां पे रहा भी, कई राउंड आपने उसको विजिट किया, तो क्या चाइना के एजुकेशन से जॉर्जिया को हम कंपेयर कर सकते हैं? देखिए, कई पैरामीटर में आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे कुछ एक कॉलेज है काफी ह्यूज साइज में है जॉर्जिया में, जॉर्जिया की बात कर रहा हूं। कुछ कॉलेज मैंने देखा जो 2-3 कॉलेज, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वेल इस्टेब्लिश्ड है, बड़ा बड़ा है। बाकी पढ़ाई में क्लासरूम में तो बैठ के नहीं सुना कि लेक्चर की कैसा है, बाकी इंग्लिश में पढ़ाते होंगे, अच्छा ही होगा वो भी। और बाकी कुछ कॉलेज जो है ना बहुत छोटे छोटे हैं, एक बिल्डिंग में खुला हुआ है, एक बिल्डिंग में एक पूरा यूनिवर्सिटी है, एक फ्लोर का मेडिकल कॉलेज है, एक फ्लोर का डेंटल कॉलेज है, एक फ्लोर का आपको उसका लॉ कॉलेज है, एक फ्लोर का मैनेजमेंट कॉलेज है। एक फ्लोर में यूनिवर्सिटी का सारा कॉलेज सीमित हो जा रहा है। वहीं पे अगर आप चाइना जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो मतलब एक छोटा सिटी, मतलब एक टाउन जितना बड़ा होता है उतना बड़ा मिनिमम कोई भी यूनिवर्सिटी उतना बड़ा है वहाँ का। सबसे जो छोटा भी जाएंगे ना तो लगभग एक कहीं टाउनशिप जो होगा ना, जी आप तो गए हैं 2016 में आप गए थे, आप देख के ही आए हैं। और वहाँ पे जॉर्जिया में शायद ही किसी यूनिवर्सिटी के पास अपना हॉस्पिटल अटैचमेंट वगैरह वो सब लैंग्वेज है, कुछ किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ उनका कुछ MOU साइन करके फिर उसके बाद जो कि कोई अपना भी शायद बना लिया होगा, इस तरह से है, छोटा मोटा कहीं कुछ है, कुछ वैसा कुछ ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे नहीं है। अगर उनसे आप बात करेंगे वहाँ के लोकल से या वहाँ के प्रोफेसर से, तो बोलेंगे देखो भाई तुम इंडिया से हो, तुम्हारा कंट्री बहुत बड़ा है, 140 करोड़ लोग रहते हैं, वहाँ जरूरत है इसलिए बड़ा बनाना पड़ता है। हम लोग का इतना ही लोग रहता है यहाँ हम लोग बड़ा बना के करेंगे, हम लोग का ठीक है चल रहा है। तो वहां तक उनका तो बात लॉजिकल है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि चलो ठीक है, वहाँ एक कैपिटल सिटी जो है तिब्लिसी, उसमें लगभग 26 या 28 मेडिकल कॉलेज है। तिब्लिसी की मैं बता दूं कि जो टोटल पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली 10 लाख के आसपास है, ऐसा कुछ होगा। अब वो 26 मेडिकल कॉलेज किस जरूरत से खुला है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। पढ़ने वाले उसमें बच्चे क्या जॉर्जियन वो कितने दिखते हैं? नहीं दिखते हैं, किसी में दिखते हैं, अच्छा खासा दिखते हैं। 26-27 जो कॉलेजेस खुले हैं मछली बाजार की तरह, जी तो क्या उसमें जॉर्जियन बच्चे भी हैं 26 कॉलेजेस में, या फिर 2-4 कॉलेज में है और किसी में नहीं है? मतलब है जॉर्जियन बच्चे
और अदर फैकल्टी में है। अच्छा, मेडिसिन मेडिसिन में जो जिसका नाम मछली बाजार आप दे रहे हैं उस तरह में नहीं है, कुछ उसमें जो प्रीमियम टाइप के है, रेपुटेड है, जो इंस्टीट्यूशंस हाँ, हैं उसमें है जिसके नंबर्स बहुत कम है जी। तो क्या एडमिशन की क्राइटेरिया भी अलग अलग है, कॉलेज वाइज है? इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए तो एडमिशन क्राइटेरिया पूरा चाहे प्रीमियम इंस्टीट्यूशन हो या चाहे मछली बाजार वाली इंस्टीट्यूशन हो, जैसे एक यूनिवर्सिटी में विजिट किया था, उसका इलिया स्टेट यूनिवर्सिटी नाम था, तो वो उसका जो मैडम बता रही थी कि हम लोग का कुछ शायद 120 सीट के आसपास ही है फॉरेन स्टूडेंट का, उससे ज्यादा नहीं लेते हैं, और हम लोग इंट्रांस एग्जाम लेंगे। मतलब स्टूडेंट कई लेवल में पास करके, पहले तो सबसे पहले वो लोग एक इंग्लिश का टेस्ट लेते हैं ऑनलाइन, उसके बाद जब स्टूडेंट आएंगे उसके बाद फिर उसका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का टेस्ट लेंगे, उसमें अगर फेल हो गए तो मतलब बैक। इस हिसाब से था उसका। तो और बाकी का तो क्राइटेरिया बहुत सिंपल था कि बस वो एक इंग्लिश का टेस्ट देना है, वो कितना आधा घंटा कुछ का होता है, ऑनलाइन करते हैं, वो उसमें पास हो गए, वो उसके बाद उस टेस्ट का रिजल्ट जो है, वो टेस्ट जो दे रहे रहते हैं ना, उसका वो लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखते हैं, और वो वीडियो रिकॉर्डिंग अपना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को वो लोग सबमिट कर देते हैं, और उनका जो है वहाँ पे इमिग्रेशन के टीम के साथ बातचीत हो रखा है कि हम लोग टेस्ट लेके ही बच्चों को ला रहे हैं, इनका इंग्लिश अच्छा है, इनको कृपया करके आप एयरपोर्ट से रिटर्न न किया करें, इमिग्रेशन क्लियर कर दे। पहले ये केस बहुत ज्यादा हुआ है जॉर्जिया में, ये मैं कंपेयर के लिए बात किया, ठीक है। अब आप पूरी बाकी आप किर्गिस्तान भी गया हूँ मैं 2020 में 17 दिन रहा था वहां पे। किर्गिस्तान में भी मतलब एक पुराना मॉल था, एक पुराना मॉल में एक फ्लोर लेके, मतलब उसमें कस्टमर कुछ भी नहीं थे, उसमें एक फ्लोर या 2 फ्लोर लेके कोई मेट्रो नाम का कुछ मेडिकल कॉलेज था शायद, अच्छा अभी हो सकता है बड़ा बना लिए होंगे, कमा लिए होंगे, तो 1-2 फ्लोर में अपना मेडिकल कॉलेज चला रहे थे। इंडियन बच्चे उस टाइम में उसमें नहीं थे, पाकिस्तानी बच्चे आ रहे थे नया, उसी साल कुछ ही दिन हुआ था उसको लाइसेंस मिला था। और एक रेलवे पटरी के आसपास कहीं पे था एक एबी सेना करके, एक छोटा सा बिल्डिंग में, वो भी खोल के बैठे हुए थे, और बड़ा भी था, ऐसा नहीं कि बड़े वाले नहीं थे, तो वो भी थे। मैं आपको बता दूं, मैं जॉर्जिया पे, किर्गिस्तान पे भी कास्ट किया, जी, और वहाँ के जो भी कॉन्ट्रैक्टर या अपने आप को कंसल्टेंट करने वाले, मैंने उनसे देखा हूँ अप्रोच करने की कोशिश किया, लेकिन वो लोग पता नहीं डर के नहीं आए या उनके पास कंटेंट नहीं था, इसलिए नहीं आए। मैं अभी भी उनको स्वागत करना चाहता हूँ कि जब भी रेडी हो आ जा। खैर, ये तो एक आपका जो ये विजिट था, आप एजुकेशन के लिए, मेडिकल एजुकेशन के लिए अलग अलग देशों में गए, उस पर एक हम लोग की छोटी सी एक बातचीत थी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ डिटेल्स में, MBBS की पढ़ाई अगर कोई इंडियन स्टूडेंट चाइना में करना चाहता हो, 45 लिस्टेड कॉलेज में, जो लिस्टेड कॉलेजेस का पैरामीटर था, कैसे होता है, कैसे सेट्स को वहां पे फिक्स किया जाता है, उसके बारे में आपने बता दिया है जी। तो अगर कोई इंडियन स्टूडेंट अगर चाइना में एडमिशन लेना चाहता है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, पहले इस पे हम लोग बातचीत करते हैं, इसके बाद बातचीत करते हैं FMGL वहां कितना फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। जी। एडमिशन क्राइटेरिया अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग है वहाँ पे। जैसे अभी इस समय कुछ यूनिवर्सिटी आपको जो है ये इंटरव्यू, सेल्फ इंट्रोडक्शन टाइप का, उसमें कुछ रहता है कि आपके बारे में कुछ बताएं, आपके फैमिली के बारे में कुछ बताएं, फिर उसके बाद आपने कहाँ से पढ़ाई की है ये सब बताएं इंग्लिश में। फुल बॉडी कहते हैं वो लोग कि कैमरा को थोड़ा दूर में रखिए और पूरा बॉडी को रिकॉर्डिंग कीजिए, ताकि उनको ये पता चले कि आप कहीं से पढ़ के तो नहीं बोल रहे हैं या कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं। इस तरह से आप अच्छे से इंग्लिश बोलना जानते हैं, वो ये चेक करना चाहते हैं। इंटरव्यू भी लेते हैं। इंटरव्यू कुछ यूनिवर्सिटी इस पे है कि आप रिकॉर्डिंग भेज दिए, वो मिनिमम 5 मिनट का होना चाहिए। आप क्यों पढ़ना चाहते हैं इस कॉलेज में, आप चाइना ही क्यों चूज करना चाहते हैं, आप मेडिकल ही क्यों पढ़ना चाहते हैं, वो सब सारी बात का एक 5 मिनट का वीडियो रिकॉर्डिंग करके मोबाइल से भेज देते हैं। स्टूडेंट अपना घर पे बनाते हैं, वो फॉरवर्ड कर देते हैं यूनिवर्सिटी को। एक ये हुआ। कुछ यूनिवर्सिटी बोलते हैं नहीं, उस पर हम लोग बिलीव नहीं करते, हम लोग अपना इंटरव्यू लेंगे अपने हिसाब से। वो वीडियो रिकॉर्डिंग पे भी रिजेक्शन होता है, उनको पसंद नहीं आती तो रिजेक्ट करता है, बोलता है 1 बार 2 बार, फिर और चांस देता है स्टूडेंट को कि थोड़ा बेहतर से प्रैक्टिस करके अच्छे से वीडियो बनाइए। नहीं तो फिर उसके बाद भी हम लोग रिक्वेस्ट कर दें, स्टूडेंट रो रहा है कि चाहिए इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन, तो फिर वो लोग इंटरव्यू भी अरेंज करता है। उसके बाद इंटरव्यू में उनको उनका इंग्लिश समझ में आ गया, तो फिर उसके बाद और कुछ उनको मन किया तो कुछ फिजिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, केमिस्ट्री बायोलॉजी का भी पूछ लेते हैं,
कभी कुछ मतलब लॉजिकल बात भी कर लेते हैं चेक करने के लिए कि स्टूडेंट मेंटली फिट है, पढ़ सकता है, इंग्लिश इसको पता है, क्लास में आके बैठेगा तो टीचर जो बता रहा है समझ पाएगा, जब पढ़ेगा तो उसका जवाब दे पाएगा, समझ पाएगा। तो क्योंकि इंग्लिश में है तो इंग्लिश तो जाना सबसे पहले जानना जरूरी है। 18 ईयर ऑफ एज से लेके 25 साल का एज के बीच में ही होना लेकिन चाहिए। MCI के हिसाब NMC के हिसाब से तो अगर एडमिशन ईयर में 17 ईयर्स है वो भी बच्चा एलिजिबल है MBBS के लिए। शायद 17 ईयर कंप्लीटेड होना चाहिए। मतलब जिस ईयर में 31 दिसंबर जिस ईयर एडमिशन ईयर है उसमें 17 ईयर्स उसका होना चाहिए, कंप्लीट नहीं में 17 ईयर्स हो जाना चाहिए। तो चाइना में 18 मांग रहा है। अगर 17 में कोई एडमिशन लेना चाहता है उस केस में क्या होता है? उस केस में फिर एक किसी चाइनीज को उसका गारंटर बनना पड़ेगा। गारंटर बनना लेकिन पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसका एडमिशन नहीं हो सका, एडमिशन हो सकता है। यूजुअली यूनिवर्सिटी अवॉइड करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट उसका जो वीजा का पेपर जो होता है JW202 बोलते हैं उसको, एजुकेशन मिनिस्ट्री से मिलता है, उसको डिस्करेज करते हैं कि इतना कम एज का स्टूडेंट ना आए पढ़ने के लिए। मतलब एक समझदारी वाला एज हो तभी आए। तो एक फॉरेन जा रहे हैं, कई मेंटल होता है बातें, तो वो सब में मतलब एक मैच्योर आदमी ही आए, उन लोग का फोकस ये रहता है। पर अगर कोई चाइनीज आदमी, कोई चाइनीज सिटीजन उसका गारंटी लेने के लिए रेडी है, वो गारंटी में अपना चाइनीज सिटीजनशिप कार्ड का कॉपी लगा के अपना वो गारंटी लेटर चाइनीज लैंग्वेज में लिख के उसका नाम, पासपोर्ट नंबर, स्टूडेंट का सब कुछ लिख के कि मैं इसका गारंटी लेता हूँ या लेती हूँ 1 साल तक, जब तक ये 18 साल का नहीं हो जाएगा तो एडमिशन देते हैं। और 26 साल से बाद का एडमिशन नहीं लेते हैं। कोई भी मतलब मिनिमम एज ऐसे इसको समझे कि 17 इयर्स का अगर कोई बच्चा है जी, वो अगर एडमिशन लेना चाहता है तो उसमें कोई लोकल चाइनीज जो सिटीजन है उसको एज ए गारंटर रहना पड़ेगा। 18 इयर्स के बाद कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैक्सिमम जो एज है वो आपको 26 ईयर तक में एडमिशन ले लेनी चाहिए। 26 ईयर मतलब अपर एज लिमिट वहां 26 है। मार्क्स का क्या है +2 में? +2 का मार्क्स है, अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया है। कहीं 60% मार्क्स है, कहीं 70% मार्क्स है। पर ये मार्क्स है आपको ईच सब्जेक्ट में वो लोग चेक करते हैं। अच्छा, चाइनीज वो 10th का मार्क्स को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, 11th का भी इंपॉर्टेंस, 12th का मार्क्स को इंपॉर्टेंस देते हैं। ईच सब्जेक्ट में वो लोग चेक करने का कोशिश करते हैं। जैसे आप ईच सब्जेक्ट में मतलब कैसे आप समझाइए? मतलब वहां पे जो मार्कशीट में होता है, एक मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है तो उसमें 60 आना हुआ होना मतलब चाहिए। एग्रीगेट 60 नहीं मतलब ईच सब्जेक्ट में। जैसे मैंने +2 किया, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है उसमें भी 60 होना चाहिए। मेरा सब्जेक्ट बायो है उसमें भी 60 होनी चाहिए। मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है उसमें भी 60 आना चाहिए। केमिस्ट्री में भी 60 आनी चाहिए जी। और आप मतलब जो भी लिए हैं, हम फिजिकल एजुकेशन लिए हैं, जो कुछ भी लिए हैं, जो 5वां सब्जेक्ट है उसमें भी 60 आनी चाहिए। उनके हिसाब से चाइना का जो पासिंग मार्क है, जैसे हमारे यहाँ शायद 35 है ना? नहीं, कई ग्रेजुएशन मतलब 33 है। 33 है। चाइना में यूजुअली पासिंग मार्क 60 है। अच्छा, स्कूल लेवल यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज में आप जाएंगे तो 60 है, 65 है। जैसे लॉ में अगर आपको पास करना है तो फिर 60 मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए। कई ऐसे कॉलेज कोर्सेज यहाँ पे 65 है जी। तो इंडिया में भी कई देशों में तो उनको 60 होनी चाहिए। उनके हिसाब से 60 से कम है तो वो पास नहीं है। तो अगर बच्चे 85 एग्रीगेट मार्क्स हैं और किसी सब्जेक्ट में उसका 60 से नीचे आ जा रहा है, उस केस में एडमिशन तो उसको नहीं मिल सकता है। नहीं, उसमें फिर रिक्वेस्ट, स्टूडेंट एक रिक्वेस्ट लेटर डाल दिया, बताया कि मैं अच्छा कर लूंगा, एक इंटरव्यू और उसका अरेंज कर लिया। टीचर को अगर समझ में आया कि नहीं ये बच्चा पढ़ लेगा, ऐसा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, इसको एक मौका दे के देखा जाए, तो उस केस में कर लेता है वो लोग एडमिशन। और क्या नीट मैंडेटरी है? नीट मैंडेटरी है चाइना में, एकदम नीट मैंडेटरी है। बगैर नीट का वो लोग एडमिशन लेते ही नहीं है। यूजुअली इनकरेज है कि अगर किसी स्टूडेंट का 150 से ऊपर ही है तो वो मेडिकल। कोई स्टूडेंट या पेरेंट्स ये कर रहा है कि चलो भाई मुझे नीट नहीं दिया लेकिन जाके मुझे चाइना में एडमिशन लेना है, मुझे इंडिया वापस नहीं आना है, नहीं, इस केस में चाइना एडमिशन देता नहीं है देता है, नहीं देता। तो तमाम ऐसे देश हैं जहाँ पे नीट क्वालिफाई बच्चा नहीं है और कंसल्टेंट और कॉन्ट्रैक्टर करते हैं कि आप चलिए आपका एडमिशन मैं करवा देता हूँ, आप वहां से पास करके आप UK, US, जर्मनी जहां जाना है वहां चले जाइएगा। मैं अपने व्यूअर्स से ये भी बता दूं कि अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं और नहीं किए हैं तो आप कृपया अब्रॉड MBBS में एडमिशन लेने की फिदरत न जुटा पाएं, उसका कोशिश न करें कि मुझे जाके किसी कंसल्टेंट, तोता पुराण, महाराजा महारानी के चक्कर में आके आप एडमिशन मत लीजिए। ये गैर कानूनी है, इनवैलिड है। तो ये बहुत कई वजह है। जैसे सपोज आप
वहां गए, नीट क्वालिफाइड नहीं है, वहां से आप पढ़ने के बाद सपोज आप कहीं विदेश का लाइसेंसिंग एग्जाम पास नहीं कर पाए, जो नहीं, कंसल्टेंट कैसे करेगा? जो नहीं कर आदमी पाए, 720 में से 150 नंबर नहीं ला ले सकता पाया, है, तो वो कैसे जाके क्या करेगा? यूए मतलब तुम्हारा ये बोलूं कि यूएसएमएलई प्लैब जी, यूकेएमएलई ये सब कैसे वो क्रैक सब कर बहुत सकता है? मुश्किल है जब और नहीं, एफएमजीएल यहाँ तो का नहीं कर एग्जाम सकता लास्ट की है। बात होती है। आप वहां के जाके जो आपके 19-20 सब्जेक्ट्स हैं उसको कैसे पास करेंगे आप? जी, उसको पढ़ेंगे कैसे आप? हम्म। वो ऐसा तो नहीं है ना, एक या 2 साल का कोर्स है कि हम रट लिए। पेरेंट्स को इस तरह के बच्चों को फोर्स भी नहीं करना फोर्स भी नहीं चाहिए करने चाहिए कि आपको कि MBBS मेडिकल पढ़ना है। पढ़ाई कोई Exactly मजाक है। नहीं है, एक डिफिकल्ट पढ़ाई में आता है। इंजीनियरिंग मेडिकल कोई मजाक नहीं है, उसमें पढ़ना पड़ता अगर है। बच्चे में चाहत है, जज्बा है, तो आके जी, जरूर करेगा। लेकिन जो बच्चा क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहा है उसको आप डॉक्टर बनाने के चक्कर में और ये गलत फोर्स नहीं काउंसलर, ये करना तोता चाहिए। पुरान काउंसलर कंसल्टेंट के चक्कर में आप भेज दे रहे हैं, तो ये गलत चीज है। तो ऐसे महाराजा महारानियों से बचना चाहिए पेरेंट्स को। तो ये तो मार्क्स का हो गया। नीट में आपका कहना है कि मिनिमम 50% मार्क्स 150 मार्क्स होना तो हो जाता है। वैसे 120 को भी कभी कभी कोई यूनिवर्सिटी कंसीडर कर लेता है। मतलब अगर यहाँ के एज पर जो नीट का क्वालिफाइंग मार्क है तो कर लेता है कभी कभी। 133 कुछ था शायद लास्ट ईयर। तो पर मेरा सजेशन है कि 150 नहीं है तो प्लीज अप्लाई ना करें। वो बेटर है कि कम से कम 150 भी नहीं आया तो वो मेडिकल पढ़ने के लायक नहीं। उसको पढ़ना, बहुत सारे कोर्स, तमाम तरह के कोर्सेज हैं, एलाइड कोर्सेज है, उसमें से एडमिशन ले लेना चाहिए। और मेरा अगर व्यक्तिगत सोच देखिएगा तो कम से कम वो नीट का जो क्वालिफाइंग मार्क है वो 50% होना चाहिए। बिल्कुल। अगर 720 है तो 720 का 2 से डिवाइड करके जो होता है वो होना चाहिए। वो 150 भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि इससे कम में क्या मतलब, क्या ही डॉक्टर। तो अच्छा, इंग्लिश यहाँ कोर्स ड्यूरेशन कितने दिन का है? जी, मतलब यहाँ पे अच्छा कोर्स ड्यूरेशन चाइना में 5 साल का है। 5 साल के बाद आपको फिर एक प्रोविजनल डिग्री दी जाती है। प्रोविजनल डिग्री के बाद 1 साल का इंटर्नशिप आप वहां से कर सकते हैं। अब एफएमजीएल के गाइडलाइंस के हिसाब से आपको वहीं से ही करना पड़ेगा। तो वहां से वो कंपलसरी रोटेटरी इंटर्नशिप बोलते हैं उसको। वो 365 दिन का होना चाहिए। वो 364 एक दिन भी कम नहीं मान्य होगी वो पूरा। और उसके बाद अगर एफएमजीएल पे आएंगे तो उसके बाद फिर, और चाइनीज सरकार का जो चाइनीज लाइसेंस जो होता है, जो फॉरेन डॉक्टर हो या चाइनीज डॉक्टर हो, उनके लिए जो लाइसेंसिंग एग्जाम है वो देने के लिए उनको 365 दिन का इंटर्नशिप करना पड़ेगा। मतलब 12 महीने का इंटर्नशिप करना पड़ेगा। ओके। और क्या मतलब वहाँ इंग्लिश मीडियम है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं पेरेंट्स के बीच में कि वहाँ बाइलिंगुअल होता है। बाइलिंगुअल करके ऐसे कोई वर्ड्स तो होते नहीं है, क्योंकि चाइना में या तो चाइनीज मीडियम में है या तो इंग्लिश मीडियम में। एकदम क्लियर, चाइनीज प्लस इंग्लिश, इंग्लिश प्लस चाइनीज, ऐसा कुछ है नहीं है। ये शब्द कैसे आया, कैसे मनगढ़ंत बनाए हुए चीज है। इस चीज को इंडियन एम्बेसी भी 2007 से लिखना शुरू कर दिया बाइलिंगुअल। एनएमसी ने भी जब लिस्ट निकाला था उसमें भी बाइलिंगुअल था। लेकिन बाइलिंगुअल करके चाइना में ही नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं है। या तो इंग्लिश मीडियम में या तो रशियन मीडियम या चाइनीज मीडियम। चाइनीज मीडियम में। तो बीच का ये नहीं है कि आधा इंग्लिश आधा चाइनीज, ऐसा नहीं है। या तो कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम या तो कंप्लीटली चाइनीज मीडियम है। अब सबसे बड़ी सवाल जो अभी 2021 के बाद जो जितने भी पेरेंट्स या स्टूडेंट हैं जो अब्रॉड में पढ़ाई करने जाना चाह रहे हैं एमबीबीएस की या कर रहे हैं, एफएमजीएल आने के बाद सबके सामने 2-3 बहुत बड़ा चैलेंजेस हुए हर कंट्री के सामने। और बच्चे भी काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि बच्चे के पास उतने रिसोर्सेज नहीं हो पाते हैं कि बच्चे उन चीज़ों को ढूंढ पाए, या उस कंट्री में क्या लॉ है, या वहाँ की स्टैंडर्ड क्या है, या तरीके क्या हैं, क्या वहाँ लाइसेंस है या नहीं है। तो आप इतने दिन से चाइना को कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी सवाल आपने कहा कि ठीक है 54 मंथ का मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए, उससे ज्यादा ही है। वहाँ 5 साल का, वहाँ 6 महीने ज्यादा ही है। और 1 ईयर सेपरेट इंटर्नशिप भी है, इंग्लिश टॉट प्रोग्राम भी है, कंप्लीटली इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है। और गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चाइना ने निकाल के रखा है, उसके वेबसाइट पे भी है, जिसको जिक्र हमेशा इंडियन एम्बेसी करते रहता है। सबसे बड़ी चीज जो सबसे बड़ी सवाल है, क्या वहां पे फॉरेन नेशनल्स एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट करने के बाद लाइसेंस के एग्जाम में बैठ सकते हैं? क्या लाइसेंस का एग्जाम है, लाइसेंस की व्यवस्था है, या एग्जाम नहीं है? जी, 2001 में ये वहां पे लॉ आई कि फॉरेनर्स को लाइसेंसिंग एग्जाम 2001 में 2001 में जी
मैं आपके सामने 2001 में मैं व्यूवर्स को बोल दूं, हम जो जी। भी बात कर रहे हैं इसके डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे, मैं स्क्रीन पे भी चला दे रहा हूँ। स्क्रीन पे चला दीजिए। तो 2001 में बना बिल्कुल। था, 2002 से पहला जो है 2001 में, ठीक है जी इसका ये है, आप बोलिए उसका जो 2001 जो लॉ नंबर है जी 248 है, हाँ 248 है 248 है 2021 जी। इसमें हाँ आप बताइए अब। 2001 में ये लॉ बना था हम्म, और उसके बाद उसमें चल ही रहा है ना, ठीक और है। बाकी है अब तो इधर है, इसमें बहुत सिंपल सी चीजें यहाँ भी लिखी हुई है जी। कि आप, हाँ बताएं आप। हाँ मैं इसमें जो लॉ में लिखी हुई है, सबसे पहला बात, ऐसा डिग्री आपके पास होना चाहिए, प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन। मैं इसको पढ़ दूं जी। अबाउट फॉरेन पर्सनल हु हैव ऑब्टेन अ चाइनीज मेडिकल डिग्री अप्लाई टू पार्टिसिपेट इन द पीपल रिपब्लिक ऑफ द चाइना, नोटिस ऑफ इशू कंसर्निंग द फिजिशियन क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, जिसको ये वहां पे 2021 लॉ नंबर 248 से पास किया जाता है, और नीचे पूरा से लिखा गया हुआ है ऑल प्रोविंस ऑटोनोमस रीजन एंड म्युनिसिपल डायरेक्टली अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन फॉरेन अफेयर्स ऑफिस एंड पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो, उनका ऑफिस का नाम है। नीचे में आपको पूरा डिटेल्स में है, और इसको मैं बता दूंगा, आप पढ़ भी सकते हैं, मैं धीरे धीरे स्लो में कर दे रहा हूँ। और इसका जो इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी किया है, इसको कोट करते हुए किया है। और अगर किसी को डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है वो हमें व्हाट्सएप करे या ईमेल करे, हम उनको डॉक्यूमेंट की कॉपी भी भेज सकते हैं। तो ये पूरी उनके जो रूल है फॉरेन नेशनल के लिए कि वहां पे लाइसेंस की क्या व्यवस्था होगी, कैसे होगी, क्या एग्जाम देना पड़ेगा, चाइनीज मीडियम में होगा, ये सारे रूल्स हैं। अब हम लोग ये लाइसेंस के आने से पहले एक चीज और मैं आपको दिखा दूं, जो कविंद्र अभी जिक्र कर रहे थे, इंडियन एम्बेसी एडवाइजरी भी 8 सितंबर 2022 को निकाला है। तो FMGL आने के बाद बिल्कुल आप अगर उसमें एक एक करके पढ़े, मैं यहाँ पे चला दिया हूँ कि आप पढ़ते भी जाएं और बच्चों को पता भी चलते, अगर समझा सके समझा दें। यहाँ पे जैसे इंडियन एम्बेसी का एडवाइजरी में है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ अ फॉरेन डॉक्टर, ये वेबसाइट पे इंडियन एम्बेसी के वेबसाइट में दिया हुआ है, आपके वेबसाइट पे अवेलेबल है। 2022 करके बिल्कुल, ये एडवाइजरी निकली है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, एम्बेसी ऑफ इंडिया बीजिंग, डेटेड 8 सितंबर 2022। ये इंडियन एम्बेसी के वेबसाइट में है। एम्बेसी ऑफ इंडिया इन बीजिंग has been receiving several queries from prospective Indian students and their parents with respect to seeking admission for undergraduate clinical medicine program in China. Since several queries have been received in this regard, an advisory in the form of question and answer is below for information of all concerned. What is the duration of a medical doctor degree or MBBS in China for foreign students? China offers undergraduate program in clinical medicine which is of 5-year duration plus 1 year internship. Right. However, the exact length varies from university to university, which can be checked from the respective. But ये जो 45 listed universities है, उसमें MBBS in English medium जो है वो exactly 5+1 है। Right, ठीक है। अब बाकी आपको चाइनीज मीडियम में जो चाइनीज बच्चों के लिए प्रोग्राम होती है, वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। आगे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द यूनिवर्सिटीज इन चाइना वेयर फॉरेन स्टूडेंट्स कैन इनरोल फॉर क्लिनिकल मेडिकल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो इसमें है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हैज इशूड एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन वेर इन दे हैव शेयर्ड द लिस्ट ऑफ 45 यूनिवर्सिटीज इन चाइना that are authorized to give admission to foreign students to undertake clinical medicine undergraduate degree course in English language in China for the year 2019। ये 19 का लिस्ट के बारे में कोट कर रहे हैं, पर वो हर साल निकता है वो लिस्ट। ये moe.gov.cn का लिस्ट है। ये आजकल इस वेबसाइट में नहीं निकल रहा है, www.studyinchina.edu.cn। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ही एक हिस्सा है, क्योंकि हर कंट्री अब अपना स्टडी पोर्टल शुरू, जैसे स्टडी इन इंडिया शुरू हुआ है, स्टडी इन चाइना है, स्टडी इन रशिया भी है, स्टडी इन इजिप्ट भी है, स्टडी इन यूक्रेन भी है। तो वहां भी बच्चे जाके अप्लाई कर सकते हैं। जी, उसके पोर्टल पे आपको ये इस साल का भी, हर साल का लिस्ट हर साल आपको मिल जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चाइना, और ये लिस्ट आपको 2007 से आना शुरू हुआ। 2007 में 26 लिस्ट ये जो था यूनिवर्सिटीज को लिस्ट में रखा गया था। फिर धीरे धीरे आपको एक टाइम ऐसा भी आया था 2010 में, आप बताए थे उस टाइम में 52 यूनिवर्सिटीज को लिस्ट में लाया गया था। बिल्कुल। तो हम लोग दूसरा सवाल पे थे,
उसके बाद लाइसेंस वाला हाँ, बात पे। अब हम लोग हाँ। आए, कैन फॉरेन स्टूडेंट ज्वाइन फॉर क्लिनिकल मेडिसिन प्रोग्राम इन चाइनीज लैंग्वेज, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। Can foreign students join for clinical medicine program in Chinese language? हाँ। Ministry of Education of the People's Republic of China has clearly mentioned in their official communication that foreign students can only join medical programs in 45 universities in English language. They cannot join for studying clinical medicine program in China, which is being offered in Chinese language. They have also clearly stated that any university offering clinical medicine program in bilingual mode, English and Chinese language mode, is strictly forbidden. ये क्वेश्चन जो पूछा गया था कि क्या जो फॉरेन स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं क्लिनिकल मेडिसिन चाइनीज लैंग्वेज में, जी, तो ये एक्चुअली सवाल इंडियन एम्बेसी से पूछा गया था। तो इंडियन एम्बेसी जो इंडियन स्टूडेंट है उनको देखते हुए ये जवाब को दिया है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए दिया कि गया है। जो भी 45 लिस्टेड जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं आप उसी में आके पढ़िए। इसके अलावा आप अगर क्लिनिकल मेडिसिन में ज्वाइन करते हैं चाइनीज लैंग्वेज में तो वो वैलिड नहीं है। और ऐसे गवर्नमेंट भी उन इंस्टीट्यूशन को ये स्ट्रिक्टली मतलब बता चुका है कि आप फॉरेन नेशनल को चाइनीज लैंग्वेज में आप क्लिनिकल मेडिसिन की पढ़ाई नहीं करवा सकते हैं। तो ये 45 का क्लियर कर दिया कि जो भी वहां पे पढ़ाई का है फॉरेन स्टूडेंट, देखिए ऐसा है कि ये अपना इंडिया सरकार का जो मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल मेडिकल कमीशन जो है, ये इन्होंने जो अपना बनाया है रूल, उस हिसाब से ये मीट नहीं करता है। पर इसका ये एग्जैक्टली जो है वहाँ पे चाइनीज गवर्नमेंट का रूल के हिसाब से फॉरेन स्टूडेंट चाइनीज मीडियम में एमबीबीएस में पढ़ सकते हैं। जैसे पाकिस्तानी स्टूडेंट हो गए, आपको नेपाली स्टूडेंट्स, अफ्रीकन स्टूडेंट्स अभी भी हजारों के तादाद में चाइना जाते हैं, चाइनीज मीडियम में पढ़ाई करते हैं। 1 साल उनको चाइनीज पढ़ाई होती है, उसके बाद वो एक सर्टेन लेवल ऑफ चाइनीज लैंग्वेज अटेंड करते हैं जिसको HSK बोलते हैं। जैसे IELTS होता है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, वैसे आपको चाइनीज लैंग्वेज टेस्ट को HSK टेस्ट को हाई इन शॉपिंग काउशी कुछ ऐसा कुछ है उसका टेस्ट का नाम। उसमें बोलते हैं कि आपको HSK लेवल 4 कुछ पास करना रहता है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में कोई लेवल भी नहीं पास करने के लिए बोलते हैं, फर्स्ट ईयर से ही पढ़ाई शुरू कर देते हैं इंग्लिश मीडियम में। उसके बाद आपको जब सेकेंड ईयर में जाते हैं लैंग्वेज खत्म करने के बाद, इसके इस एडवाइजरी का कमिन सबसे जो महत्वपूर्ण है, इसमें तो फी के बारे में पूछा है। फी डेफिनेटली हर कॉलेज का अलग अलग, हाउ मच डज कॉस्ट फॉर एमबीबीएस इन चाइना, वो तो कॉलेज का जो फी स्ट्रक्चर है। और उसके बाद इसमें जो ये जो एक सवाल है, इज द एसेंशियल फॉर द इंडियन स्टूडेंट टू लर्न चाइनीज ड्यूरिंग मेडिकल कोर्स इन चाइना। ये बहुत मजेदार सवाल का जवाब, इस सवाल में कई सवालों का आंसर है, तो इसको जरूर आप बताइए। इसमें देखिए, अगर आप तमिलनाडु में जाते हैं, इंडियन है और बिहार के रहने वाले हैं, यूपी के रहने वाले हैं जहाँ हिंदी बेल्ट है, और तमिलनाडु में आप एमबीबीएस पढ़ने जाते हैं तो आपको तमिल सीखना जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ के लोकल्स के साथ आप तमिल में ही बात करेंगे, तो इसलिए लैंग्वेज वहाँ का सीखना जरूरी है। अगर आप नेपाल जाते हैं पढ़ने के लिए एमबीबीएस, तो आपको नेपाली जानना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट मैक्सिमम जो पहाड़ी नेपाली लोग आएंगे वो तो नेपाली, उनको हिंदी नहीं आती है, तो इसलिए चाइनीज सीखना जरूरी रहता है। ऐसा कोई चाइनीज लैंग्वेज सीखना बहुत बड़ी तोप भी नहीं है। आदमी जिस जगह में रहने लगता है, थोड़ा थोड़ा करके समझने लगता है, तो इतना दिन सीख जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इसको, इस आंसर को अगर आप पढ़ दें तो एज पर इज इट एसेंशियल फॉर एन इंडियन स्टूडेंट टू लर्न चाइनीज ड्यूरिंग मेडिकल कोर्स इन चाइना? एज पर रेगुलेशंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, द कोर्सेज आर ऑफर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। हाउएवर, लर्निंग चाइनीज लैंग्वेज इज मैंडेटरी फॉर क्लिनिकल सेशंस। वही बात, जैसे अगर आप इंडियन है और तमिलनाडु में पढ़ते हैं तो क्लिनिकल सेशंस के लिए आपको तमिल जानना जरूरी है, वैसे ही हेंस एवरी स्टूडेंट विल आल्सो नीड टू लर्न चाइनीज लैंग्वेज अप टू अ सर्टेन लाइक HSK level 4. Any student who does not clear this minimum Chinese language skill will not be awarded a degree. Prospective students are requested to check with the university concerned about this requirement before, as there are minor differences on the level of Chinese language skill requirement for different universities. जैसे कोई यूनिवर्सिटी आपको HSK लेवल 3 में भी डिग्री दे रहा है, HSK लेवल 4 में भी दे रहा है, 4 से ज्यादा कोई नहीं मानता। तो ये HSK 4 क्या है? पहले ठीक है, लैंग्वेज तो आ गया, जैसे ये HSK 4 क्या है? HSK 4 जैसे लेवल क्या है? IELTS है, IELTS है, IELTS जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्टिंग पैरामीटर है वो, कि आप IELTS में होता है 4 चीज होता है, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग होता है।
उसके लिए आपको इंग्लिश सीखना पड़ता है पहले, फिर उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है बोलने के लिए कि आपको किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे हम बोलेंगे तो हमें मार्क मिलेंगे। फिर उसके बाद लिसनिंग आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो उसमें किस तरह से हम लोग सुनेंगे, किस तरह का ट्रिकी क्वेश्चन उसमें आएगा, फटाफट उसमें आंसर हम लोग करते जाएंगे, वैसा रहता है। फिर राइटिंग में हमको पता है कि उसमें एक ऐसे आता है, एक लेटर राइटिंग आता है, उस तरह से। तो वैसा ही एचएसके भी है। अच्छा। तो उसमें आपको एचएसके लेवल 4 में उतना चाइनीज कैरेक्टर आता नहीं है, थोड़ा बहुत चाइनीज कैरेक्टर रहता है, बहुत कम, और मैक्सिमम वो उसको बोलते हैं, आपको पिनिन बोलते हैं चाइनीज लोग। अच्छा। मतलब पिनिन आपको इंग्लिश में ही होता है, उसका उच्चारण जैसा होता है ना, उसको ABCD ही होता है, लिखना वैसा ही पड़ता है। जैसे चाइनीज अगर आप बोलेंगे ना, तो उसका वो लोग 2 तरीके से लिखते हैं। वो लोग एक चाइनीज कैरेक्टर में लिखते हैं, एक पिनिन करके लिखते हैं। पिनिन होता है ABCD होता है। अच्छा, जैसे हम लोग इंग्लिश लिखना शुरू किए हैं, जैसे हम लोग अभी व्हाट्सएप में किसी को मैसेज टाइप करते हैं, RM राम लिखते हैं, RM राम लिखते हैं, व्हाट्सएप में टाइप करते हैं ना इंग्लिश में कि तुम किधर हो, तुम TUM तुम, KIDHAR किधर, HO हो, तो ये हो गया। उसी तरह से वो लोग अपना वो एक इजी तरीका के लिए वो पिनिन करके एक डिजाइन कर लिए है। अच्छा। तो उसमें आपको लगभग इंग्लिश में ही क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम देना रहता है, बस उसका टोन होता है ना, वो 4 टाइप का टोन होता है, वो अलग हो जाता है थोड़ा सा। वो ब को प पढ़ लेते हैं, जैसे प्रोनाउंसिएशन जी, टी को द बोल देते हैं, उस तरह से होता है। तो मतलब इसको अगर HSK 4 को अगर आप कंपेयर करें जी IELTS से, हाँ, तो IELTS में अगर कोई बच्चा 5 या 5.5 के आसपास जो ला रहा है, 6.5 7 कितना तक का कैसे एवरेज किया जाएगा, जिसको मतलब एक, इसलिए मैं समझाना चाह रहा हूँ कि बच्चे IELTS के बारे में तो जानते हैं जी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, बहुत सारे जो बोर्डिंग स्कूल है, कन्वेंट स्कूल है, या नॉर्मल स्कूल भी इंग्लिश में पढ़ाता है। लेकिन जब आप UK US ऑस्ट्रेलिया कनाडा न्यूजीलैंड जाते हैं, तो वहाँ पे एक इंग्लिश का रिक्वायरमेंट है, टेस्ट है, तो आप उस एग्जाम को देना चाहते हैं, देते हैं। तो इसको ऐसे समझाने की आप कोशिश कीजिए कि IELTS में अगर कोई एक नॉर्मल बच्चा बैठता है और उसको कितने मार्क्स आ जाए, 5.5 के आसपास अगर IELTS में आता है, तो समझ लीजिए आपका चाइनीज में HSK 4 लगभग वही बात है। मतलब IELTS में 5.5 से 6 लाने के लिए जितना इंग्लिश में को नहीं, उतना नहीं आना पड़ेगा आपको चाइनीज। अच्छा, उतना चाइनीज वो कुछ अच्छा ही लेवल हो गया। अच्छा, HSK 4 मतलब ठीक है, हाँ, मतलब पढ़ लेता है। HSK 4 जिसको आता है एग्जाम, वो चाइनीज नहीं, वो उतना बढ़िया नहीं, बट ठीक ठाक उसका काम चाइना में चल रहा है, वो चाइनीज पढ़ लेगा। और HSK का जो एग्जाम लेता है, क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन है या स्टेट या प्रोविंशियल लेवल पे भी? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा। जिसको हानबान बोलते हैं वो लोग। हान मतलब एक चाइनीज क्रीड भी है, जो जिसका पॉपुलेशन मैक्सिमम चाइना में है, उनका वो अपना भाषा को भी हान लैंग्वेज बोलते हैं वो लोग, और वही कंडक्ट कराती है हानबान करके। और कई जगह आपको हानबान, उसको कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट करके उन लोग का चाइनीज लैंग्वेज का टीचिंग सेंटर्स है, ऑलमोस्ट सब कंट्री में दुनिया में है, और लैंग्वेज कंडक्ट टेस्ट कराने का भी सेंटर्स है। तो चाइनीज स्टडी सेंटर करके बहुत जगह ये लोग खोल भी रहे, हर देशों में हर किसी इंस्टीट्यूशन से भी टाई अप करके कोलैबोरेशन करके खोल रहे हैं। तो उनका जो चाइनीज कन्फ्यूशियस सेंट था, उसके नाम के ऊपर भी वो है उन लोग। कविंद्र, आप ये बताइए कि क्या HSK 4 ये 18 नवंबर 2021 FMGL के आने के बाद से लागू है, या इसके पहले से ही चल रहा है? कब से चल रहा है ये HSK 4? आपको पहले से ही है HSK 4, पहले से ही है। जो भी 2000 कोविड के पहले जितने बच्चे वहां गए हैं, सब लिए हैं, या अभी जितने भी पढ़ाई कर रहे हैं, जितने अभी डिग्री लेके आप चाइना के जो डॉक्टर पढ़े हुए आपको हर हॉस्पिटल में मिलेंगे, सब HSK 4 उनको मतलब अच्छा खासा चाइनीज लिखना थोड़ा बहुत आता है, काम और समझना आता है जी। ओके, वेरी गुड। तो ये है HSK 4। मुझे लगता है HSK 4 को आपने बहुत अच्छे से समझाया। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है, ये भी बहुत व्हाट इज द प्रोविजन एंड ड्यूरेशन ऑफ व्हाट इज द प्रोविजन एंड ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप फॉर द फॉरेन स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीटिंग द डिग्री कोर्स ऑफ प्रोविजनल डिग्रीज अवॉर्डेड बाय द यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट्स आर अवॉर्डेड फाइनल डिग्री ओनली आफ्टर 1 year इंटर्नशिप। वेरी गुड। तो मतलब क्लियर कट कर दिया कि 5 साल आप पढ़िए, उसके बाद 1 साल का 12 मंथ का आप इंटर्नशिप कीजिए, रोटेटरी इंटर्नशिप है, उसके बाद आपको फाइनल डिग्री वहां पे मिलता है। 5 साल के बाद इनको पहले प्रोविजनल डिग्री मिलती है, इंडिया में मिलता है। अगर इंटर्नशिप से पहले कोई लड़का चाहता है प्रोविजनल डिग्री, तो प्रोविजनल डिग्री मिलेगा, फाइनल डिग्री इंटर्नशिप होने के बाद ही मिलता है, कि इंडिया में भी ये रूल है। तो इसमें कोई नई चीज, और इसमें एक बात और है कि आपको टाइमली इंटर्नशिप कर लेना है। नहीं तो अगर ज्यादा लेट करके करेंगे इंटर्नशिप, तो कई यूनिवर्सिटी का टाइम ड्यूरेशन है कि इस दिन तक में इंटर्नशिप खत्म नहीं किया
तो इसको डिग्री नहीं देंगे। तो कुछ बच्चे उस पे भी अभी तक जो है प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। वो अपना इंडिया में एमसीआई का तैयारी, वो लाइसेंस एग्जाम का तैयारी करते रहे और डेट निकल गया और टाइम में गए नहीं। अब बोलते हैं कैसे भी दिला दीजिए। अब तो नहीं, हर चीज का सिस्टम होता है, नियम होता थोड़ा है। सा केयरफुली देखना पड़ेगा कि जहाँ पे जिस कॉलेज में, जिस कंट्री के कॉलेज में अगर आप पढ़ने गए हैं तो वहाँ के रूल्स रेगुलेशन क्या है, उसका जो टाइम ड्यूरेशन पता रहता है तो आप उसको मजाक में लेते हैं कि नहीं सब हो जाएगा, चल जाएगा, इसलिए बच्चे फंस जाते हैं। ऐसा नहीं चलता है हर चीज। क्या ना, इसके बाद जो इसका क्वेश्चन है, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट जो है, कैन अ इंडियन स्टूडेंट ऑब्टेन अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन चाइना एंड इज दैट एट पार विद द registration granted to the local citizens in China? If so, what is the complete process of registration in China? Is there a licensing exam in China for the purpose? तो उसका आंसर है, in order to obtain license to practice medicine in China, foreigners must pass the qualification examination of Doctors of People's Republic of China. The process is as follows: complete the clinical medicine graduate program, यानी कि पहले आप MBBS पढ़ाई खत्म कीजिए 5 साल का। बिल्कुल। Thereafter complete 1 year continuous प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंटर्नशिप, मतलब 1 साल का इंटर्नशिप जो होती है, बिल्कुल कंपलसरी रोटेटरी इंटर्नशिप, वो खत्म करें। उसके बाद आपको वो इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेके आप अपना डिग्री लेके उसके बाद आप लाइसेंसिंग एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। उसके लिए आपको वीजा वगैरह का एक्सटेंशन सब यूनिवर्सिटी आपको अरेंज कर देता है, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं रहती है। तो इसमें इसने कह दिया कि अगर कोई भी इंडियन स्टूडेंट अगर लाइसेंस चाइना में लेना चाहता है तो उसके लिए ये 3-4 क्राइटेरिया है और उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। पहला क्राइटेरिया ये है कि आपको वहाँ का जो MBBS प्रोग्राम है 5 ईयर्स का, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको 1 ईयर का रोटेटरी इंटर्नशिप है, उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर वो आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं उसको सबमिट करना पड़ेगा और उसके बाद जो वहाँ पे चाइनीज मेडिकल क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन होता है, इसको आपको पास करना पड़ेगा, तब जाके आपको वहाँ पे लाइसेंस मिल जाएगा और आप चाइना में उस लाइसेंस को दिखा के आप प्रैक्टिस किसी भी हॉस्पिटल में कर। आगे हम लोग बातचीत करेंगे कि लाइसेंस कैसे मिलता है, लाइसेंस का क्या रूपरेखा होता है और ये इंडियन एम्बेसी जो बातें कर रही है, क्या वहाँ के चाइना गवर्नमेंट भी रूल, चाइना के गवर्नमेंट में भी कई रूल है या नहीं है, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। रूल है ना, वो 2001 में जो रूल निकला है वही रूल है। वो भी हम दिखाने, उससे पहले फॉरेन स्टूडेंट के लिए नहीं था, चाइनीज डॉक्टर के लिए तो था। तो ये हो गया। फिर उसके बाद, इज ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन चाइना मैंडेटरी टू अपीयर फॉर FMG इन इंडिया? इज ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन चाइना मैंडेटरी, ये नया FMGL गाइडलाइंस 2021 के हिसाब से, तो आपको जिस भी कंट्री में आप पढ़ने जाते हैं वहां से आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद आप जब इंडिया आएंगे तभी आपको लाइसेंसिंग एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। ये क्लियर है, ये क्लियर है। जिस कंट्री में लाइसेंस नहीं है तो वहां से आप लाइसेंस क्या ही लेके आएंगे, है ना। तो ये सब आप, अगर वहां से आप लाइसेंस लेके नहीं आते हैं तो इंडिया में आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा अभी का नियम के हिसाब से। कल जाके अगर भारत सरकार नया नियम बनाती है तो अलग की बात है। हम लोग जितने देर तक पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं तब तक अगर आप जिस कंट्री में पढ़ने जा रहे हैं वहां अगर लाइसेंस की व्यवस्था नहीं है, अगर लाइसेंस की व्यवस्था है, अगर लाइसेंस लेके आप नहीं आते हैं तभी भी आप यहाँ पे कभी भी लाइसेंस एग्जामिनेशन में नहीं बैठ सकते। अभी का जो FMGL है उस हिसाब से आप नहीं बैठ सकते। आगे इसमें क्या अमेंडमेंट होता है नहीं पता। सरकार को दया माया हुआ तो वो दूसरा बात है, अभी फिलहाल नहीं। और इसमें एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन जो ये पूछा गया है, ये तो हो गया। इज इट मैंडेटरी टू क्लियर नीट UG एग्जामिनेशन बिफोर सीकिंग एडमिशन इन एनी चाइनीज यूनिवर्सिटी फॉर क्लिनिकल मेडिसिन प्रोग्राम? जी, इज इट मैंडेटरी टू क्लियर नीट UG एग्जामिनेशन, यानी कि नीट जो हम लोग अभी करते हैं 12वीं के बाद में, बिफोर सीकिंग एडमिशन इन एनी चाइनीज यूनिवर्सिटी फॉर क्लिनिकल मेडिसिन प्रोग्राम? The Indian students who are interested in taking a medical qualification from China are required to clear the NEET UG National Eligibility cum Entrance Test under graduate exam, which is the entry requirement for undergraduate medical examination in India. ये सिंपल कह दे रहा है कि अगर आप कहीं भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं, यहाँ तो चाइनीज यूनिवर्सिटी की बात कही गई है, आप विदेश में किसी भी देश में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको नीट क्वालिफाई करके ही जाना पड़ेगा। अगर इंडिया में भी पढ़ेंगे या विदेश में भी किसी भी संस्था से आप MBBS पढ़ेंगे तो आपको नीट UG
क्लियर करके ही जाना पड़ेगा। अब ये है। एक सवाल और है जो इंडियन एम्बेसी ने उसका आंसर किया, हाउ इज द क्वालिटी ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन चाइना। अब ये देखिए, इसमें ये बहुत सारे आदमी का व्यूज है हाँ है ना, सबका ये हर जगह। पूछा अब गया देखिए, है। इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, जैसे इंडिया में भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेज बिल्कुल। हैं, कुछ जंगल में भी खुले हुए हैं, कुछ जो है आपको यहाँ से दिल्ली से निकलेंगे और उधर राजस्थान जाएंगे, हाईवे में भी खुले हुए हैं। बहुत दूर दूर तक एक बस्ती नहीं दिखेगा आपको वहां पे, पता नहीं क्या ही वहाँ पेशेंट आता होगा और कौन सा डॉक्टर जाके पढ़ाता होगा, है ना, ये सब भी है। तो पर चाइना में इतना भी गया गुजरा सिस्टम नहीं है, है ना। पहले अपना भी आदमी को देख लेना चाहिए दूसरे देश के बारे में ज्यादा कमेंट करने से पहले, है ना सर। तो उसको अब देखिए, अब इसमें इंडियन एम्बेसी अपने अपने हिसाब से कई, ये भी अपने डायरेक्ट नहीं बोल रहा है। नहीं, हम इसको आप इसको पढ़ दीजिए जी, मैं पढ़ और देता हूं। समझाइए जी, क्योंकि नेगेटिव चीजें अगर लिखा गया है या पॉजिटिव चीज हो तो पढ़ने के बाद जो व्यूअर्स हैं वो तय करेंगे। द एम्बेसी हैज रिसीव्ड सेवरल फीडबैक, मतलब ये बहुत सारे लोगों से पूछ पाछ के ये चीज, मतलब इनका अपना खुद का व्यू नहीं है एम्बेसी का। बिल्कुल। और बाकी जो चाइना से बच्चे पढ़ाई किए हैं उनसे भी लोग पूछ सकते हैं कि चाइना में किस तरह से पढ़ाई करके आए हैं, अगर वो पढ़ने वाले बच्चे हैं तो। अगर वो खेलने कूदने गए तो फिर उनका वही जवाब होगा। तो एम्बेसी हैज रिसीव्ड सेवरल फीडबैक फ्रॉम द पास्ट स्टूडेंट्स who have completed such program earlier. One of the most common challenges is the English language skills of Chinese teachers in these universities. अब देखिए, मैं बताया था नहीं, इसमें हम लोग जिक्र किया है जी पहले जी, ड्यूरिंग टाइम ड्यूरेशन ये इंग्लिश लैंग्वेज स्किल चाइनीज प्रोफेसर्स का काफी इम्प्रूव हुआ है। इस पे आपने बात किया है जी। और few students have also कंप्लेंट अबाउट, ये देखिए इंग्लिश लैंग्वेज स्किल का देखिएगा तो ऐसा हमारे इंडिया में भी जो इंग्लिश में ही एमबीबीएस पढ़ाई होती है ना। मैं भी इंजीनियरिंग किया हूँ, इंग्लिश में ही किया हूँ, उर्दू संस्कृत में किया नहीं हूँ। बिल्कुल, मैं लॉ किया हूँ, उसमें आप भी इंग्लिश में ही पढ़े होंगे बीएचयू से, तो उसमें टीचर जो पढ़ाने आते होंगे, मैं अभी वो गुरुओं को प्रणाम करता हूँ, पर ऐसा नहीं कि सारे गुरु मेरे एक्चुअली बहुत अंग्रेजी में काबिल थे। प्रॉब्लम ये है कि भाई हमारा मदर टंग इंग्लिश नहीं है। हम ये घंटे जब बात करते हैं ना, उसमें 1 घंटे लगता है कोई लैंग्वेज अडॉप्ट किए हैं, ठीक है। इंग्लिश पूरी दुनिया में 7 पॉइंट समथिंग ही लोग अच्छा इंग्लिश बोल पाते हैं। इंग्लिश में अगर आपको एमबीबीएस पढ़ना है तो अमेरिका चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए, ठीक है ना। बिल्कुल इन देशों में पढ़ेंगे, अगर इंडिया से पढ़ेंगे तो उतना यहाँ भी नहीं पढ़ा, अंग्रेज तो आगे यहाँ नहीं बोलेगा ना इंग्लिश, वही बात है चाइना में भी। उस पे बिल्कुल आगे क्या, a few students have also complained about lack of practical clinical experience in terms of engaging with patients in certain university। देखिए इसका भी जवाब है इसमें। सर्टेन यूनिवर्सिटी हो सकता है, उस समय बाइलिंगुअल में भी बच्चे जाते थे, बाइलिंगुअल में भी अच्छा ही प्रैक्टिस था, बाइलिंगुअल के यूनिवर्सिटीज भी अच्छे ही थे। देखिए उसमें क्या था कि कुछ बच्चे ना, आपको उसमें मैं देखा हूँ, डाइसेक्शन के टाइम में भी देखा हूँ, ईचन यूनिवर्सिटी में एक बॉडी लाई जाती थी, मतलब 4 बॉडी लाते थे और एक बॉडी लाए, है ना। उसमें अब ऐसे करके स्टूडेंट्स लटक गए हैं, जिनके हाइट बड़े बड़े हैं उनको दिखाई दे रहा है, बेचारे जिनके हाइट छोटे हैं उनको दिख नहीं रहा है, वो पीछे छूट गए। और कुछ है ज्यादा बोलने में फॉरवर्ड, वो अपना टीचर से पूछ पाछ रहे हैं, बार बार समझ में नहीं आ रहा है। कुछ साई टाइप के हैं, वो पूछ नहीं रहे, उनको समझ में भी नहीं आ रहा है, अपना छुप रहे हैं। तो ये चीज देखिए दुनिया में यहाँ भी होता है, चाइना में भी होता है, सब जगह होता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा ही आपको मिलेगा। बिल्कुल है ना। प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स, हाइपोथेटिकल सवाल है तो हाइपोथेटिकल ही आंसर मिलेगा। उसमें अब पढ़ाई यूनिवर्सिटी पे आप दोष नहीं दे सकते, यूनिवर्सिटी बढ़िया ही है, पढ़ाता अच्छा ही है, बिल्कुल। बाकी स्टूडेंट्स भी अच्छे ही होते हैं, पर स्टूडेंट्स का भी अपना नेचर होता है। कुछ जो है मतलब जाते हैं, जाके पूछते हैं, करते हैं, कुछ लाजालू होते हैं। और प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स में आल्सो विश टू लुक एट द स्टडी कंडक्टेड बाय नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, ये डाटा होगा कि कितने, ठीक है, वो हर साल निकलता है, वो हर साल निकलता है। ऑफ द पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड इन वेरियस। अभी मैं बता दूं कि 15 तक का ही इन्होंने जिक्र किया है 2022 में, लेकिन मैं बता दूं 2022 तक का डाटा अवेलेबल है और वो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के वेबसाइट पे है, मिल जाएगा। उस पे भी आप जाके देख सकते हैं कितने लोग पास होते हैं तो फेल होते हैं। ये स्टूडेंट पे भी निर्भर होता है, किस तरह से स्टूडेंट जा रहे हैं, पढ़ने वाले जा रहे हैं तभी पढ़ाई करेंगे, वहां जाके कुलत में ना फंसे, वहां जाके पढ़ाई करें। तो एक और है, देयर आर reports that Indian students can take admission in universities which are not in the list of 45 universities of Ministry of Education of the People's Republic of China. Can this be confirmed? Confirmed। देखिए ऐसा है
कि नया अगर गाइडलाइंस के हिसाब से जाते हैं तो आपको इंग्लिश मीडियम वाले यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना है, और इंग्लिश मीडियम ओनली 45 लिस्टेड यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं, जिसका हर साल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चीन सरकार का जो है जारी करती है हर साल 45 यूनिवर्सिटी का लिस्ट इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए, उसी में एडमिशन लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप चाइनीज मीडियम वाले यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके पास करके आएंगे तो एनएमसी गाइडलाइंस को आप फुलफिल नहीं करेंगे, वो चाइनीज मीडियम हो जाएगी, आपको कल जाके जो है एग्जाम में यहाँ पे एफएमजीएल में नहीं बैठने दिया नीचे जाएगा। आपका कैसे 45 यूनिवर्सिटी कौन कौन सा है उसके बारे में डिटेल्स दिया, फिर उसके साथ ही अटैच्ड गजट को भी कर दिया गया है। तो ये इंडियन एम्बेसी ने जितने भी जो सवाल था कोर्स ड्यूरेशन को लेके, मीडियम को लेके या सब पे एकदम डिटेल में सही तरीके से और सही तरीके से, और जो इंडियन एम्बेसी ने लिखा है उसका जो दूसरा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको बता दूं। ये देखिए, लॉ ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ द चाइना ऑन लाइसेंस फिजिशियन, उसके ऊपर है। ये लॉ बना है आपको 1st में 1999 में जी, और ये आपको जो लागू किया गया है 2001 में, और इसको पब्लिक डोमेन में, जहां तक मैं सही, चाइनीज गवर्नमेंट पोर्टल पे लाया गया है। एग्जाम देना शुरू किया 2020 अगस्त 1 2005 में। और ये जहां से पूरी लॉ लिए गए हैं, ये नेशनल पीपल्स कांग्रेस रेगुलेशन डाटाबेस है, जो गवर्नमेंट ऑफ चाइना का डाटाबेस होता है, वहां से लिया गया है। तो ये तो पहला जो इनका चैप्टर 1 है, इस जनरल प्रोविजन के बारे में बात करता है कि क्या क्या होना चाहिए। जी। जो इसका मेन चीज है वो आपका चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 चूंकि आपके पास अच्छे से ला दूं मैं स्क्रीन पे, देखिए चैप्टर 2 ये बता रहा है, आपके पास मेरे ख्याल से कभी है, आप ही मुझे ये दिए हैं, और बहुत सारे ऐसे जो चाइना के जो कंसल्टेंट हैं उनके पास भी है। जी। ठीक है। तो चैप्टर 2 ये है एग्जाम एंड रजिस्ट्रेशन। आर्टिकल 8 डील करता है। ये आर्टिकल 8 क्या कर रहा है? द स्टेट implements a physician qualification examination system. Physician qualification examination is divided into licensed physician qualification examination and licensed assistant physician qualification examination. वो एचए वालों के लिए, हेल्थ असिस्टेंट। हाँ, ये आपको बताना पड़ेगा क्योंकि इंडिया में एचए का कंसेप्ट नहीं है, उसको कंपाउंडर के हिसाब से आप समझ सकते हैं। वहां पे जैसे नेपाल में, बांग्लादेश में, और देश में, चाइना में है, इवन यूएस में भी है। जैसे जिसको डिप्लोमा बोलते हैं ना, जो जैसे 12वीं के बाद, उनके लिए जो दो क्राइटेरिया, पहले जमाने में इंजीनियर में भी दो तरह के होते थे। एक डिप्लोमा इंजीनियर जो ओवरसियर साहब बोलते थे, और जो 4 साल के इंजीनियरिंग पढ़ते हैं 12th के बाद उनको इंजीनियर साहब बोलते थे। तो वही है, गवर्नमेंट इस पे बातचीत कर रही है। इंडिया में भी मेडिकल में भी डिप्लोमा एमबीबीएस जो है लागू किया जाए। अभी लागू हुआ नहीं है, क्योंकि गांव में तो ये एमबीबीएस किए हुए जाएंगे नहीं। तो जो अगर डॉक्टरी की आप पढ़ाई किए हैं, अंडर ग्रेजुएट आप कंप्लीट हैं, तो आपके लिए जो ये है फिजिशियन क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन देना पड़ेगा जी। एंड अगर आप एचए वगैरह किए हैं, मतलब डिप्लोमा किए हैं, तो लाइसेंस असिस्टेंट फिजिशियन क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, ये 2 आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप पास करते हैं, जिसमें आप एमबीबीएस के आप हैं, तो आपको फिजिशियन क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा। ये लाइसेंस असिस्टेंट फिजिशियन क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन आपको नहीं देना पड़ेगा जी। उसके बाद क्या, द मेजर ऑफ द यूनिफाइड, ये देखिए यहाँ पे 13 नंबर में लिखा है, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द चाइनीज मेडिकल क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन इन 2002। वो 13 नंबर यहाँ से ला दूं, ये वाली इसमें है 13 नंबर, आप देखिए। बिल्कुल पढ़िए आप, मैं ला दे रहा हूँ। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द चाइनीज मेडिकल qualification examination in 2002, foreign personnel who meet the conditions stipulated in this notice will be accepted to apply for the Chinese medical qualification examination attached. अब attachment में review of internship application for foreigners to practice in the Chinese medical qualification examination checklist है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये सारे अपने ब्यूरोज को जो भेजे हैं, स्टेट लेवल के हेल्थ मिनिस्ट्रीज को, हेल्थ डिपार्टमेंट को, जैसे अपने यहाँ जो क्या स्टेट मेडिकल काउंसिल होता है, ये सर्कुलर भेजा है। ये 2002 से चाइना में फॉरेनर्स को लाइसेंस देना शुरू किया है। को यहाँ पे भी क्लियर कर दिया गया। इसमें जो बोला है आर्टिकल 9, इसमें उसमें आर्टिकल 13 है 2 लॉ में, और इसमें ये भी बोला गया है आर्टिकल 9, anyone who has one of the following condition may take the qualification exam for the practicing physicians। जी हाँ। नंबर 1 है those who have a bachelor's degree or
above in the medical specialty of on the institution of higher learning जी and have completed a 1 year probationary period in the medical prevention or healthcare institution under the guidance of the licensed physician. उसका मतलब इंटर्नशिप हुआ उसका मतलब आपको 1 ईयर का यहाँ पे बात Compulsory करें वो internship. इंटर्नशिप है कि जी। आपने वो डिग्री कंप्लीट किया हो बैचलर डिग्री और 1 ईयर किसी लाइसेंस सुपर डॉक्टर्स ट्यूटर के अंदर में जी उसका सुपरवाइज इंटर्नशिप हुआ हो। दूसरा पॉइंट जो कह रहा है आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट, आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट यहाँ पे इंटर्नशिप सर्टिफिकेट की बात कर रहा है। हाँ हाँ After obtaining the practicing certificate of the practicing assistant physician, have a medical college degree in the institution of higher learning and above work in the medical मतलब फाइनल डिग्री final degree जी preventive of the healthcare institution for 2 years or 5 years. हाँ मतलब हम 2 years से 5 years का देंगे। हाँ मतलब पहले लाइसेंस 2 साल के देंगे हाँ, उसके बाद फिर उसके बाद 5 साल के लिए ये एक्सटेंड नेपाल में भी ऐसे ही नेपाल में भी है वहाँ भी जैसे चाइना में आप ड्राइविंग लाइसेंस भी लेते हैं तो पहले 6 साल के लिए देता नेपाल है। कहने के बाद फॉरेन नेशनल के लिए लाइसेंस की व्यवस्था नहीं है नेपाल में नहीं। लेकिन नेपाल में भी जो नेपाली डोमेस्टिक करते हैं उनके लिए पहले आपको 2 साल के लिए दिया जाता है फिर उसको 5 साल के लिए फिर उसके बाद उनको ऐसा दिया जाता है। ये चीज है तो ये बहुत क्लियर कट है। फॉरेन नेशनल के लिए नेपाल में जो ऑलरेडी मतलब इंडिया में जो प्रोफेसर्स है इंडिया अगर इंडिया में मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है कंट्री के डॉक्टर अपने नेटिव कंट्री में अगर रजिस्टर्ड है ऑलरेडी तब वो अगर वहां पे 11 महीने उसको भी वहां पे नेपाल में उस चीज का डॉक्टर नहीं मिल रहा है बोल के वो लोग अप्लाई करता है स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को स्पेशलिस्ट डॉक्टर नेपाल में नहीं है 11 महीने के लिए मात्र ओनली फॉर 11 मंथ और एक टर्म और उसको रिन्यूअल किया जा सकता है अगर वैसा डिमांड एनएमसी समझता है तो ये चाइना का था। मैंने ये लॉ आपके सामने रख दिया। लॉ का चैप्टर 2 एग्जाम एंड रजिस्ट्रेशन है और उसके बाद लॉ का मैंने जो नाम बताया लॉ ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ऑन लाइसेंस्ड फिजिशियन। उसके बाद आगे भी जाएंगे इंग्लिश में है एक और लॉ है जिसको बोला गया है अबाउट फॉरेन पर्सन हु हैव ऑब्टेन द चाइनीज मेडिकल डिग्री एंड ताइवान हांगकांग मकाओ रेसिडेंट हु हैव ऑब्टेन द मेडिकल डिग्री इन द मेनलैंड मतलब जो चाइना नोटिस द सप्लीमेंट्री रेगुलेशन ऑफ द प्रैक्टिसिंग फिजिशियन क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन। इसका नंबर भी मैंने बता दिया 2022 52 में भी है। उसके बाद ऊपर में अगर आप जाते हैं तो इस लॉ को 2002 में इम्प्लीमेंट हो गया लॉ जी 2001 में इसको बना दिया गया। उसमें अबाउट फॉरेन personnel who have obtained the Chinese medical degree apply to practice in the People's Republic of China notice of issue concerning the physician qualification examination। ये आपको लॉ नंबर 2021 लॉ नंबर है 248 जी। इंडियन एम्बेसी ने क्लियर कट कह दिया कि ये है कि चाइना में 5 साल का मेडिकल कोर्स ड्यूरेशन प्राइमरी 1 साल का सेपरेट इंटर्नशिप है। आप वहां का क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कर लीजिए जी पास करते हैं और पास करने के बाद आपको लाइसेंस मिलेगा और लाइसेंस मिलेगा आप चाइना में प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो सवाल उठता है जो गवर्नमेंट ऑफ चाइना का कहना है कि जो हम लाइसेंस का एग्जाम लेंगे हम चाइनीज मीडियम में लेंगे जी एकदम लेंगे। तो क्या जो इंडियन बच्चे या नेपाली बच्चे या पाकिस्तानी बच्चे खास करके हम इंडियन बच्चों की बात करें जी तो क्या वो बच्चे 5 साल में या 6 साल इंटर्नशिप को भी हम इंक्लूड कर लें तो क्या वो बच्चे इतने कैपेबल हो जाते हैं कि चाइनीज में पूछे हुए सवालों को समझ सकें या चाइनीज में पूछे हुए सवालों का चाइनीज चूंकि वो MCQ क्वेश्चंस होता है उसको टिक कर सके उसका जवाब दे सके। देखिए ऐसा होता है कि अब 2021 से पहले इंडियन गवर्नमेंट ने ये लॉ सेट नहीं किया था कि आपको वहां से लाइसेंस लेके आना पड़ेगा। अब सेट हो गया। अब जो भी यहाँ से वहां जाएंगे पढ़ने या नहीं तो जैसे कोई रसिया जाएंगे पढ़ने वहां शायद रशियन में एग्जाम होती है। बिल्कुल फाइनली रशियन में होता है और कई जगह जो जहां जाएंगे उनके जो अपने लैंग्वेज में होते हैं अब उनको ये माइंडसेट बना के जाना पड़ेगा कि मुझे अब वहां का लोकल लैंग्वेज थोड़ा सीरियसली सीखना पड़ेगा। अगर अब फ्यूचर में अगर चाइनीज गवर्नमेंट को लगा कि नहीं इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है हमारी लैंग्वेज में जैसे पहले आपको चाइनीज ड्राइविंग लाइसेंस का जो रिटर्न टेस्ट होता था जो सबसे डिफिकल्ट है रिटर्न वहां को ट्रायल बहुत इजी है रिटर्न चाइना में बहुत डिफिकल्ट है 100 में 90 लाना पड़ता है और ओनली कितना 40 मिनट
टाइम रहता है। 40 मिनट टाइम देता है, उसमें 100 सवाल आता है, वो पढ़ते पढ़ते उसमें आपको 90 मार्क लाना पड़ता है, तब जाके आप रिटर्न पास होते हैं। रिटर्न पास हो गए तो समझ लीजिए लाइसेंस मिल गया चाइना में। पहले ये बस चाइनीज में होती थी। ये आप बात कर रहे हैं जो अगर ड्राइविंग लाइसेंस का। तो अब जाके जो है कुछ साल के बाद वो चाइनीज और इंग्लिश में लाया। अच्छा। और जब मैं लास्ट ईयर गया था चाइना, तो मेरे पास दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस था, तो मुझे लगा कि दुबई और चाइना के बीच में एग्रीमेंट है कि अगर एग्रीमेंट में पढ़ा था कि जिसके पास दुबई का लाइसेंस है वो जाके बगैर कोई टेस्ट दिए, बगैर एग्जाम दिए उसको डायरेक्ट चाइना लाइसेंस दे देगा। तो वो मैं लेने के लिए गया उसके पास। वहां पे वो लोग बहुत देर तक, उन लोगों को भी पता नहीं था, वो कंफ्यूज थे। मैंने लॉ दिखाया, दुबई का न्यूज़पेपर में आया हुआ है बोल के, तो वो लोग खोजा खाजा, फिर बोला कि नहीं, ये दुबई के सिटीजन के लिए है, आपके लिए नहीं है। और जो चाइनीज सिटीजन है, अगर उनके पास चाइनीज ड्राइविंग लाइसेंस है, वो दुबई में अगर जाएंगे तो उनको एक्सचेंज कर सकते हैं डायरेक्ट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लास्ट ईयर फिर मैं पूछा था कि वो मुझसे पूछा कि किस लैंग्वेज में टेस्ट दोगे। अच्छा, ऑप्शन दिया जी। टेस्ट जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर थे जो मुझे एग्जाम हॉल में घुसने दिया, तो बोला किस लैंग्वेज का यहाँ पे सिलेक्ट करूं। उसमें मतलब कंप्यूटर पे वो टिक 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 ही मारने रहता है कंप्यूटर से, क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा, 4 ऑप्शंस रहेगा, आपको टिक मारना था। तो मैं बोला इंग्लिश। तो मैं उससे पूछा कि और भी कोई लैंग्वेज है क्या? बोला 8 लैंग्वेज में होता है, फ्रेंच वगैरह भी है। अच्छा। मैं बोला कि अच्छा ये कब हुआ? तो बोला ये लास्ट ईयर ही हुआ। मतलब इसका मतलब कि फ्रेंच, स्पेनिश, मतलब इतना कई लैंग्वेज में अब आप जाके वहां पे अब धीरे धीरे देशों के लोग मतलब ज्यादातर वहां पे आ रहे हैं जी, और वहां पे रह रहे हैं, इसलिए इसको करना पड़ा, इसको डाइवर्सिफाई किया। तो ये उम्मीद है कि अगर चाइनीज सरकार को पता चला ढंग से कल जाके कि इंडियन बच्चे हैं और वहाँ गवर्नमेंट का लॉ ये है, और डेफिनेटली इंडियन एम्बेसी जब ये सारी चीज लॉ या जब अपना जो कोड इंडियन एम्बेसी अगर कोऑर्डिनेट करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से पूछ के ही तो सारा चीज लिखा गया है। हाँ, एकदम। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ही लॉ को उन्होंने कोट किया है, उसको अपने वेबसाइट पे भी रखा है। तो डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को इंडियन एम्बेसी बेजिंग ने कोऑर्डिनेट किया होगा। ये जो भी सवाल हुआ है FMGL के आने के बाद, चूंकि बहुत कम ही ऐसा इंडियन एम्बेसीज है जो मिनिस्ट्री से कोऑर्डिनेशन करके सारे डिटेल्स को पब्लिक डोमेन में दिया है या RTI या किसी को मेल का रिप्लाई किया है। तो बहुत ऐसे इंडियन एम्बेसी है जहां पे कॉलेज से पूछ के रिप्लाई कर दिया गया, जो कि ऑथेंटिक नहीं माना जा सकता है। एक मिनिस्ट्री ही चलाती है किसी देश को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए या तो हेल्थ मिनिस्टर होगा या तो एजुकेशन मिनिस्ट्री होगा। तो उससे क्या, तो डेफिनेटली ये चाइनीज गवर्नमेंट को पता है। और धीरे धीरे चाइना एक ऐसा चीज है कि जब चीजों को देख रहा है, आप ही बताया शुरुआती दौर में कि हजारों स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है जो फॉरेन स्टूडेंट्स हमारे यहाँ है, जिसमें तमाम तरह के तकरीबन हर कोर्स में उसमें आ ही जा रहा है। MBBS में छोड़ देना, बाकी सब मेडिकल मेडिसिन में भी MD-MS को तो इंक्लूड कर ही लिया गया है, MDS को इंक्लूड कर लिया गया है। तो आने वाले समय में इसको माना जा सकता है, जिस तरह से आपने ये ड्राइविंग लाइसेंस की जिक्र किया कि 3 साल पहले तक वहां पे सिर्फ लाइन स्टूडेंट का नीड को समझते हुए बिल्कुल करना क्या है उनको वही करना है, तो डेफिनेटली करना। अभी तक जरूरत नहीं पड़ी थी, तो हो सकता है इसकी संभावनाएं हैं। लेकिन अगर वो चाइनीज में ही देना पड़े और चेंजेस नहीं हुआ तो क्या बच्चे, एक तो HSK निकलते हैं। अब सवाल आता है कि वो जो चाइनीज मेडिकल टर्मिनोलॉजी की सवाल पूछे जाएंगे, तो बच्चे तो पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में किए हैं, जो बुक्स है वो इंग्लिश में था, तो क्या चाइनीज टर्मिनोलॉजी की भी कुछ ऐसी वहां पे पढ़ाया जाता है 5 साल के दौरान? 3rd ईयर में एक सब्जेक्ट होता है चाइनीज मेडिकल टर्मिनोलॉजी का, जो सब्जेक्ट उनको पढ़ना पड़ता है और पढ़ाई होती है। उसके बाद उस एग्जाम होता है, जैसे बाकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कोई भी सर्जरी, मेडिसिन का एग्जाम होता है, वैसे करके चाइनीज मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है। वो आज से नहीं है, जब से मैं चाइना जा रहा हूँ 2002 या 3 से, तब से ही वो सब्जेक्ट है मेडिकल का कोर्स में, और वो पढ़ना पड़ता है, उसको पास करना पड़ता है। वो पढ़ने के बाद उसको चाइना का मेडिकल सेक्टर में जितने भी टर्म्स चाइनीज में यूज होते हैं, पेशेंट के साथ बात करने के लिए या अपने विद इन डॉक्टर टू डॉक्टर कम्युनिकेट करने के लिए या कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए चाइनीज में, तो ये सब जो है उसको स्टूडेंट्स को आराम से आता है। वो लोग जाते हैं 3rd ईयर में, अपना जो क्लिनिक में, हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर उनको, प्रोफेसर उनको लेके जाते हैं, उनको बताते हैं इस बेड पे ले जाएंगे, पेशेंट को OPD में दिखाएंगे, स्टूडेंट्स को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, ऑपरेशन को वॉच करने के लिए बोलते हैं, कीजिए, वॉच कीजिए, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो उस टाइम में वो चाइनीज में भी, इंग्लिश में भी
दोनों में वो लोग अपना सिखाते रहते स्टूडेंट्स को। और जब इतने सारे मतलब 6 साल 5 साल 6 साल बिताने के बाद आदमी इतना तो चाइनीज सीख ही जाएगा कि वो, और थोड़ा सा अब जो ये गाइडलाइंस बन गया है FMGL का, तो उसके बाद स्टूडेंट्स को थोड़ा अपने सीरियस होना चाहिए कि मुझे चाइनीज में वहां पे एग्जाम देना है। और चाइनीज में मैं HSK 4 भी निकाल रहा हूँ, 4 तो निकाल ही रहा है, और चाइनीज मेडिकल टर्मिनोलॉजी के एक पेपर भी दे रहा हूँ, जो अगर फेल उसमें कर जाऊं तो सर्टिफिकेट मुझे नहीं मिलेगा। वो कंपलसरी पेपर है, ऑप्शनल नहीं है, उसको भी आप पास कर रहे हैं 3rd ईयर में, और डिग्री लेने से पहले आपको HSK भी क्लियर कर रहे हैं। तो आपके लिए चाइनीज आ रहा है, लिखने आ रहा है, बोलने आ रहा है, समझने आ रहा है, तो आपके लिए इतना टफ तो अगर चाइनीज मीडियम में हो रहा है तभी भी नहीं है। अगर वाकई जिनमिनली आप पढ़ रहे हैं तो नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आप दुनिया के कोई भी एग्जाम नहीं निकल सकते हैं। उससे बेहतर है माँ बाप का पैसा बर्बाद करने से अच्छा कोई दुकान कर लीजिए, कहीं मत जाइए, कुछ और कर लीजिए, 35 लाख का एक किराना दुकान कर लेंगे, जनरल स्टोर कर लेंगे, तो धीरे धीरे डॉक्टर ही खाना खाता है, डॉक्टर के ही बाल बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें दुनिया में। अगर आप चाह रहे हैं कि आप जेन्युइनली डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप में वो जज्बा है, वो आप में जुनून है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और एक सवाल और आता है कि क्या आपके साथ ऐसा सवाल नहीं पूछे जाते हैं चाइना को लेके कि अगर फिर से कोरोना आ गया तो, अगर इंडिया चाइना का वार हो गया तो? आते हैं जी, आते हैं। अच्छा देखिए, इंडिया चाइना का वार तो हुआ नहीं है, 62 में शायद हुआ था। उस टाइम में काफी लॉस हुआ था, बहुत गलत हुआ था, जो भी हुआ था वजह मुझे पता नहीं है। उस टाइम में पैदा भी नहीं हुआ था जी, उसके बारे में वो डिटेल में पढ़ा भी नहीं होगी वार क्यों हुआ था। अब उसमें क्या क्या कड़ी जुड़ी थी, मतलब दलाई लामा साहब जुड़े थे, क्या था नहीं था, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली क्यों चाइना मतलब उस टाइम में नफरत या खफा हुआ था, क्या था। वो एक पॉलिटिकल इशू हम लोग से लेना देना, लेकिन हम लोग जानते जरूर हैं, थोड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने वहां पे बिजनेस किया 2002 से लेके हजारों इंडियन बिजनेस कर रहे हैं, किसी को कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन यहाँ भी शायद चाइनीज लोग होंगे बहुत सारे। पॉलिटिकल चीजें अलग जगह, एजुकेशनल जगह अलग जगह है, पीपल टू पीपल बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, कोई ऐसा नहीं है। वार होने का दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, और आज के जमाने में वार होना भी नहीं चाहिए। और मेरे ख्याल से दोनों ही बहुत सुलझे हुए मुल्क है, भारत भी चीन भी बहुत ही सुलझा हुआ मुल्क है, जो दोनों के ही जो लीडर्स हैं बहुत सुलझे हुए लोग हैं। बिल्कुल। और ये मतलब बचकाना हरकत कभी नहीं करेंगे मेरे ख्याल से। और नहीं, ऐसे बच्चों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का अपना एक क्रिएशन है, और जो गोदी मीडिया है इसका एक अपना क्रिएशन है। वो पॉलिटिकल लेवल पे जो गवर्नमेंट कर रहा है वो कर ही रहा है, आप पढ़ने जा रहे हैं, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आप बहुत अच्छे से पढ़िए, और मेडिकली नहीं, अगर आप मेडिकल नहीं भी पढ़ना चाहते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जिसमें स्कॉलरशिप्स हैं, ट्यूशन फी फ्री है, हॉस्टल फी फ्री है, आपको महीने के 12 से 14 हजार इंडियन करेंसी में आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। वो सारे कोर्सेज है, उस सारे कोर्सेज को आप ऑप्ट कीजिए, सर्च कीजिए, और वर्ल्ड के टॉप 100 इंस्टीट्यूशन में पढ़ने आप जा रहे हैं। और दुनिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है चाइना, हो सकता है आने वाले दिन में सुपर पावर भी बने जी। उसके बिना दुनिया सेकंड थर्ड सुपर पावर है भी शायद अभी। बिल्कुल उसके फाइनेंशियली तो है, और उसके बिना दुनिया चल भी नहीं सकता। हाँ, आप सुबह से शाम तक चाइना के सामान के बिना जी नहीं सकते। चाहे आप जितना भी प्रोपेगेंडा फैला लें, चाहे कोई भी देश हो, डेवलप कंट्री हो चाहे डेवलपिंग कंट्री हो, चाहे थर्ड वर्ल्ड हो चाहे फर्स्ट वर्ल्ड हो, उसके बिना होता है ना कि उसके बिना आप उससे नफरत कर सकते हैं, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, भूल नहीं सकते हैं। ग्वांजो जाइएगा तो वहां पे जो गणपति भगवान जी का अपना जो मूर्ति है वो सब वहीं से बन के आता है। आप दिवाली में जो करते हैं गणपति की मूर्ति से लेके लक्ष्मी मूर्ति सब वहीं से आता है। तो ऐसा नहीं है, चाइना के साथ जो ट्रेड रिलेशनशिप है, जो इंटरनेशनल फॉरेन इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, काफी अच्छा है। अब जो चीजें हम लोग के एरिया से बाहर के हैं उसमें हम लोग कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहां तक एजुकेशन का है जी, हजारों बच्चे वहां पढ़ाई कर रहे हैं, हजारों बच्चे वहां से पढ़ाई करके वापस इंडिया आ गए हैं, जो देश सेवा में काम कर रहे हैं, इंडियन हेल्थ सिस्टम में काम कर रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि चीनी बच्चे भी यहाँ आए। नहीं, चीनी बच्चे आते हैं हमारे देश में, आए चीनी बच्चे समझे इंडिया को, चीनी बच्चे आते हैं, हमारे संस्कृति को समझे। मैं आपको बता दूं बहुत, क्योंकि मैं तो इंडियन के बड़े बड़े अच्छे यूनिवर्सिटीज के कंसल्टेंट जो फॉरेन नेशनल को यहाँ पे लाता हूँ,
मुझे पता है। अच्छा, वो लोग आते हैं तो आपको आश्चर्य लगेगा, क्या पढ़ने आते हैं? इंजीनियरिंग पढ़ने नहीं आते हैं, नहीं। वो मेडिकल की पढ़ाई करने नहीं आते हैं। वो या तो आते हैं हिंदी सीखने आते हैं, जी या बुद्धिज्म सीखने आते हैं, या पाली को पढ़ने आते जी। हैं। पाली और बुद्धिज्म को इसलिए पढ़ने आते हैं कि बुद्ध धर्म है वहां पे, और बुद्ध धर्म को जानने के लिए उनको बौद्धिज्म या पाली को, प्राकृत को पढ़ना पड़ेगा। तो उस कोर्स में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन में या फिर पीएचडी में भी आते हैं। जी जी जी। और बहुत सारे लोग, चूंकि इंडिया एक ऐसा बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट है कि इस मार्केट पे दुनिया के हर जो वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चर वाले कंट्रीज हैं, उसकी नजर तो रहेगी, क्योंकि मार्केट है। तो मार्केट में भी इंडिया में हिंदी बोलने वाले की संख्या ज्यादा है। जी। तो वो चाहते हैं कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव है या हमारा जो टीम है, उसको अगर चाइनीज, हिंदी, इंग्लिश तीनों आ जाए तो मेरा तो बल्ले बल्ले हो जाएगा ना। तो इसलिए वो लोग हिंदी पढ़ने आते हैं यहाँ पे। जी जी जी। मैं इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं लूंगा, उस इंस्टीट्यूशन में भरे पड़े हैं बच्चे। इंडिया के कई ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे चाइनीज बच्चे आते हैं, पढ़ाई करने आ रहे हैं, पाली, प्राकृत। एसआरएम, वीआईटी में भी आते थे कोरोना से पहले, बिल्कुल आते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का दौर जब शुरू हुआ, और हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, जी, ग्लोबल दौर चल रहा है, आप एक जगह से बैठे हुए पूरी दुनिया का इंफॉर्मेशन ले सकते हो। उस दौर में बाउंड्री एक कहने का चीज होता है, एक बॉर्डर एक कहने का। आप जाइए, पढ़िए, इतनी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने अच्छे आपके वहां पे हॉस्टल, लैब, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स ग्राउंड, या सारी चीजें हैं दुनिया के बहुत कम जगह। और मोदी जी कहते हैं ये एक चीज मैं बताना चाह रहा था कि अगर आप गर्ल्स को स्पेशली भेजते हैं तो शायद, मैं जितने देशों में गया हूं, देखा हूं, समझा हूं, मतलब चाइना गर्ल्स के मामले में सबसे सेफेस्ट लोकेशन। नहीं, हमको तो लगता है चाइना वन ऑफ द टॉप 3 वुमेन एम्पावर कंट्रीज में से एक है। जी जी। अगर चाइना को करीब से देखिए, आप हर जगह पे जाइए, बड़े पोजीशन पे जाइए, पायलट में जाइए, इमिग्रेशन में जाइए, ऑफिसर्स में जाइए, डीन, डायरेक्टर, मिनिस्टर, मैक्सिमम जगह देखिए वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब वुमेन की प्रेजेंस आपको दिखेगा, अच्छे अच्छे पोजीशन पे दिखेगा, छोटे छोटे जगहों पे भी दिखेगा, बड़े बड़े जगहों पे दिखेगा। तो बेटियों के लिए सबसे सेफ लोकेशन है। तो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए चाइना डेफिनेटली सेफ तो है। और चाइना में मैं तो यही कहूंगा कि बच्चे जाएं, पढ़ें, और इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना अच्छा लैब, आपको सब कुछ मिल रहा है जो एफएमजीएल कर रहा है, वो सारा चीज है। मैंने पूरी डॉक्यूमेंट्स आपके सामने रख दिया, आप उसको देख भी रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी और देश में जा रहे हैं तो उस देश के कंट्रैक्टर, कंसल्टेंट से जरूर कोशिश कीजिए कि आप वहाँ के रूल्स रेगुलेशन क्या है उसको देख के, समझ के, तब आप एडमिशन लीजिए। अगर आप उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश या जॉर्जिया के ऊपर, किर्गिस्तान के ऊपर अगर देखना चाहते हैं, नेपाल के ऊपर, तो मेरे इस चैनल पे पॉडकास्ट पड़े हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं, उसके सवालों को समझ सकते हैं, उसके क्या क्या रूल्स है उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आप तय कीजिए आपको किस देश में जाना है। आज का पॉडकास्ट चाइना के ऊपर था। हम लोगों ने कोशिश ये किया कि हर सवालों को जवाब हम लोग दे सकें, और जवाब सिर्फ अपनी बातों से नहीं, गवर्नमेंट के क्या रूल्स हैं, प्रूफ क्या है, हमारे पास इंडियन एम्बेसी के डॉक्यूमेंट्स क्या है, उस डॉक्यूमेंट्स के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाइना गवर्नमेंट के क्या रूल्स हैं, हम लोगों ने सब चीज आपके सामने कोशिश किया कि आपको एक विजन दे, क्लैरिटी दे, ये कंट्री सारी चीजों को फुलफिल करता है, आप सेफ हैं। आप व्हाट्सएप और गोदी मीडिया के ज्ञान से थोड़ा हट के अपना भी ज्ञान अर्जन कर लें, क्योंकि आपके पास एक बित्ते का मशीन है जिसमें पूरी दुनिया के इंफॉर्मेशन है। इंस्टाग्राम, फेसबुक ये तो चलते रहते हैं जीवन भर। और आप आइए, और चाइना पे अगर आपको कोई भी डाउट होता है, और चाइना पे किसी भी प्रकार के आपके पास सवाल है, तो आप आइए, हमारा इनबॉक्स खुला हुआ है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप कविंद्र से बात कर सकते हैं। और किसी भी तरीके का आपके पास सवाल है, कोई डाउट्स है, तो आप जरूर लिखिए। अगर हमारा पॉडकास्ट कितना अच्छा लगा इसके बारे में भी लिखिए, आप कहाँ से इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं इसको भी लिखिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, और आप ही अगर नहीं देख पाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और ये तब और अच्छा लगने लगता है कि आप भारत के किस हिस्से से इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, या दुनिया के किस कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं, और इस पॉडकास्ट आपको कैरियर में कितना मदद कर पाया आपके रूल्स रेगुलेशन समझने में, वहाँ के लाइसेंस, पढ़ाई, इंटर्नशिप या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स रेगुलेशन में। ये मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो। लेकिन आप सभी बच्चे या पेरेंट्स से एक आग्रह जरूर है कि अगर आप इस पॉडकास्ट होप कंसल्टेंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें। मेरा सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उसको आप फॉलो कर लें। और मैं चाहूंगा
कि आप कभी भी किसी भी देश में अगर एडमिशन लेने के लिए, खास करके मेडिकल एडमिशन के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो ये तोता पुराण कंसल्टेंट या महाराजा महारानी कंसल्टेंटों से वहाँ के रूल्स रेगुलेशन के बारे में जरूर पूछें। खास करके वहाँ पे लाइसेंस की व्यवस्था कैसी है, और अगर लाइसेंस की व्यवस्था है तो वहाँ के गवर्नमेंट के रूल्स आपके पास वो दिखा पा रहे हैं कि नहीं दिखा पा रहे हैं, ये सारा चीज क्लियर हो लीजिए। उसके बाद आप किसी भी देश में एमबीबीएस के लिए पढ़ाई कीजिए। मैंने कोशिश किया चाइना के बारे में आपको बताने के लिए। आपको कितना अच्छा लगा इस वीडियो को देखने के बाद अपनी राय जरूर दीजिए।